नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम आपके साथ यहाँ पे एक साइंस और अपन ये बोल सकते हैं कि जो भी मतलब कि सीजीपीएससी के अंदर जनरल साइंस का जो भी सामान्य जो विज्ञान के पोर्शन पूछे जाते हैं, हर साल वहाँ से आपके मान लीजिए मतलब कि 10 से 12 नंबर के जो है क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं, ठीक है? तो उन्हीं सारे जो है क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस के लिए आज ये मतलब लॉन्ग सेशन आपके लिए हम यहाँ पे जो है लेकर आए हुए हैं। अब ये जो सेशन है, ये एक महामैराथन होने वाला है, जहाँ के अंदर हम लोग मोर देन 500 जो है क्वेश्चन की एक सीरीज़ को यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? तो आइए इससे पहले ये देख लेते हैं कि विगत वर्षों में सीजीपीएससी ने कौन-कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे हैं और एक छोटा-सा यहाँ पे जो है एनालिसिस हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ठीक है? तो आइए यहाँ पे जो है देख लेते हैं। दोस्तों, ये रहा सीजीपीएससी का 2018 से लेकर के और 2023 का ट्रेंड, है ना? क्योंकि हम कोई भी जो है मतलब कि सब्जेक्ट की अगर प्रिपरेशन यहाँ पे जो करते हैं, तो हमें ये भी जान लेना उतना ही आवश्यक है कि आखिरकार हमारे एग्ज़ाम के लिए ये जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है? ये हमारे लिए काम का है भी या नहीं? ओके? तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे देखते हुए अब आइए यहाँ पे स मतलब कि समझते हैं। 2018 के अंदर हाँ, इससे पहले ये बता दूँ, ये जो आप लंबी-लंबी बात देख रहे हैं, ये आपकी मतलब कि फिज़िक्स की है। जो रेड वाली है ये आपकी केमिस्ट्री के है, जो ग्रे की है ये आपकी बायोलॉजी की है, जो मतलब कि येलो कलर की ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट की है और जो लास्ट वाली है मतलब लाइट ब्लू कलर की है ये आपकी कंप्यूटर की है, ठीक है? तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि आखिरकार सीजीपीएससी ने कौन-कौन से टॉपिक से कितने-कितने क्वेश्चन इन 4-5 सालों में उन्होंने पूछा है, ठीक है? ओके, हम बहुत पहले इसलिए भी नहीं गए हैं क्योंकि तब हमारा जो है सिलेबस में चेंजेस नहीं हुए थे। 2019 के बाद हमारे यहाँ पे जो है सिलेबस में वो चेंजेस भी हुए हैं, ठीक है? तो 2018 में हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने भी जो है फिजिक्स से मतलब कि 4 क्वेश्चन इन्होंने यानी कि पूछे हुए हैं। इसी जो है तरह से 19 में अगर देखें तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ उन्होंने। 20 के अंदर इन्होंने जो है फिर से जो है मतलब कि 4 क्वेश्चन पूछे हैं और फिर इसी तरह से इनका ट्रेंड रहा है, ठीक है? और इस सब चीज़ में अगर आप देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन यहाँ पे है वो आपका जो है फिजिक्स का ही है। नो डाउट लास्ट ईयर उन्होंने जो है इकोलॉजी एनवायरनमेंट से भी 3 या 4 जो है क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन मैं अभी एक चीज़ और आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं या फिर इवन यूपीएससी का एग्ज़ाम भी है, आजकल जितने भी क्वेश्चन यहाँ से साइंस से आ रहे हैं दोस्तों, वो सारे-सारे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। और ख़ासकर जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो जो है करंट अफेयर से रिलेट करके आ रहे हैं, ठीक है? तो हम आपके लिए यहाँ पे जो है इकोलॉजी का भी पोर्शन मतलब लेके आएँगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो हमारे यहाँ पे जो फिज़िक्स का है, ठीक है? तो यहाँ से हर साल मान लीजिए एक एवरेजन 4 जो है यानी कि क्वेश्चन पूछते हैं। अगर अपन 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो ये होते हैं 8 मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ से 8 मार्क्स आपके कंप्लीट होने वाले हैं। और आपको मालूम है कि एक-एक मार्क्स भी आपके जो है प्रीलिम्स को जो है क्वालीफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो है। इसी के साथ हम ये भी आपको समझा देना चाहते हैं कि सिर्फ हम एमसीक्यू यहाँ पे देखने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज़ के साथ-साथ थ्योरी भी यहाँ पे देखने वाले हैं, ताकि जो क्वेश्चन आए हैं वो उसका आंसर तो हम आपको दें ही, इवन जो फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चन्स हैं, उनको भी हम यहाँ पे आपके सामने यानी कि प्रेडिक्शन उनका आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये 2019 का मतलब कि पेपर है, 2019 में सीजीपीएससी ने पूछा था। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि न्यूटन के जो है गति का पहला नियम जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मतलब न्यूटन था, उन्होंने एक्चुअल में 3 नियम दिए। किसके? गति के उन्होंने 3 नियम दिए, ठीक है? पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे जो पहला नियम था, जड़त्व का नियम था, ठीक है? तो और इसी के साथ उन्होंने यहाँ पे जो है गति के 3 समीकरण भी दिए। तो यहाँ पे कई बार जो बच्चे जो है कन्फ्यूज़ आते हैं। उन्होंने 2 काम किए। पहला तो उन्होंने जो है गति का नियम दिया, फिर दूसरा उन्होंने यहाँ पे जो है गति के समीकरण भी दिए, है ना? आप लोगों ने बचपन में यहाँ पे जो है v = u + at² यहाँ पे जो है पढ़ा होगा, है ना? तो ये बहुत यानी कि अलग-अलग जो है मतलब की चीज़ें हैं, ठीक है? तो आइए यहाँ पे समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या-क्या हमसे पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो बोल रहा है कि पहला नियम जाना जाता है, कौन से नियम से जाना जाता है? तो यहाँ पे है जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया इनर्शिया। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो न्यूटन थे, ऐसा नहीं है कि मतलब कि पहली बार जो है न्यूटन ने ही इस नियम को दिया था। इससे पहले एक मतलब कि फिलोसोफर थे या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं एक जो है थिंकर थे, उनका नाम था यहाँ पे गैलीलियो। उन्होंने भी
न्यूटन से पहले इस नियम को दिया था, हालाँकि उनका नाम इतना ज़्यादा नहीं हुआ, बाद में जो है न्यूटन ने इस नियम को दिया था, ओके? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे, ओके? अब ये समझ लेते हैं यानी कि जो है जल्दी से कि आखिरकार ये जड़त्व का नियम होता क्या है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है जड़त्व का ये मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अब देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई गाड़ी है या कार है, ठीक है? ये मान लीजिए मेरे कोई गाड़ी या कार है। अगर मान लीजिए रेस्ट पे है, यानी कि अगर ये कोई ऐसी स्थिति में है जहाँ पे इसमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, तो अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहेगी अनटिल और अनलेस जब तक इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फ़ोर्स ना लगाया जाए। ये जीवन भर ये हमेशा यहीं पे खड़ी रहेगी जब तक इसमें कोई बाहर फ़ोर्स ना लगाया जाए। जैसे इसमें कोई फ़ोर्स बल बाहरी बल लगाया जाएगा तब ये जो है मूवमेंट में आ जाएगी। तो यही इसका नियम है, पहला नियम। ठीक है? ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने हमसे बोला है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। अब ये जो है मतलब यंत्र का मतलब यहाँ पे मतलब कि मशीन से है। तो कोई भी मशीन जो है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग की कैसे हेल्प करता है, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी। यहाँ बोला है कि बल यानी कि कम बल का प्रयोग इनकी करके भी उतना ही काम करना। फॉर एन एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ आपको, मान लीजिए आपने जो है गन्ने की यहाँ पे जो है मशीनें देखी होंगी, जो मतलब कि गन्ना का जो रस निकालते हैं। तो एक तो फिज़िकल होता है जहाँ पे इस तरह से 4 इस तरह से डंडे होते हैं। एक आदमी इसको जो है मतलब यानी कि पकड़ के घुमाता रहता है और यहाँ से हमारे को जो है गन्ने का जूस मिल जाता है। एक आता है इस तरह से मतलब कि मशीन होता है, ये इस तरह से मोटर से जो लगा होता है और एक आदमी यहाँ पे सामने यानी कि खड़ा होता है और इस तरह से गन्ना यहाँ से डालता है और हमें यहाँ पे जूस मिल जाता है। इस वाले में उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे मेहनत बिल्कुल कम है क्योंकि यहाँ पे उसने काम नहीं करना है, यहाँ पे जो है मशीन ने काम करना है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पे जो है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ बोला है कि निम्न में यानी कि लिखित में से कौन-सा समूह यहाँ पे अलग-अलग हम लोगों ने यहाँ पे जो ग्रुप दिया हुआ है, तो कौन-सा समूह जो है भौतिक राशियाँ या फिर जो है वेक्टर हैं। अब देखो ये यहाँ पे ये वेक्टर क्या होता है इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, हम जब बात यहाँ पे मतलब कि फिज़िक्स की जो है करते हैं, तो यहाँ पे 2 चीज़ आती हैं। एक होता है अगर हम यहाँ पे राशियों की बात करें, ये जो है राशियों से बात करें तो ये 2 चीज़ होता है। एक होता है यहाँ पे हमारे पास सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, ठीक से लिखते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे जो है राशियों की मतलब की बात करते हैं, तो एक होता है यहाँ पे हमारे पास जो है सदिश राशि और एक होता है यहाँ पे हमारे पास अदिश राशि। अदिश राशि, ठीक है? अब जो ये यहाँ पे जो है सदिश होता है इसको इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वेक्टर और इसको बोलते हैं स्केलर। इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ इसको इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अभी देखो जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका क्या मतलब होता है? वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं दोस्तों जिनके साथ मैग्नीट्यूड के साथ-साथ जो है डायरेक्शन भी एसोसिएट होते हैं। मतलब कि सर ये क्या बोल गए? इसका मतलब ये है कि वेक्टर वो राशियाँ होती हैं जिनके साथ-साथ उनके मान, उनके वैल्यू के साथ-साथ एक दिशा भी निर्धारित होती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए ये एक जो व्यक्ति है इसका नाम मान लेते हैं एक्स है। अगर मान लीजिए हमसे पूछा कि एक्स तुम कहाँ जा रहे हो? तो एक्स ने बोला कि मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूँ। उसने बोला मैं उत्तर जो है दिशा की ओर यानी कि 10 किलोमीटर जा रहा हूँ। तो इसने मुझे ये भी बताया कि वो कितना किलोमीटर जाएगा। ये इसका हो गया मान या वैल्यू यानी कि वो जा रहा है 10 किलोमीटर। मैंने उससे पूछा तुम किधर जा रहे हो? तो उसने बोला मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूँ। आई बात समझ में? तो ये जो मैंने उससे पूछा तुम किधर जा रहे हो? उसने मेरे को बताया कि मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ उसने अपने साथ-साथ उन्होंने दूरी भी बताई और साथ उन्होंने अपना जो है दिशा भी बताई। तो इसलिए ये जो राशि है वो कौन-सी हो जाएगी? वेक्टर। आई बात समझ में? और अदिश राशि वो राशि होती हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यू या फिर मान का मतलब होता है। मतलब अगर मैंने बोला कि मेरे पास कितना केजी सेव है, मेरे पास 5 केजी मान लीजिए एग्ज़ाम्पल सेव है, तो मैंने सेव की सिर्फ़ क्वांटिटी बताई है, उसका कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे नहीं बताया। आई बात समझ में? अच्छा, तो यहाँ पे मतलब कि देख लेते हैं कि यहाँ पे मतलब कि कौन-कौन सा आंसर होने वाला है। अब देखो जो मतलब क्षेत्रफल है, ये एक जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो आपका बल है, ये भी जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो विस्थापन है, ये भी जो है सेम, ये भी है, ये भी है और ये भी है और ये भी है। तो हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है ए, ठीक है? अब ये जो मतलब विस्थापन ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन विद्युत कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए ये जो है आपका मतलब कि खराब हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे तो प्रकाश की जो तीव्रता, ये भी कोई जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, रेखीय संवेग तो है, ये भी है और ये भी है। तो इस तरह से हमने अपना आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ हो जो यानी कि करती है, उसमें बैठा हुआ जो यात्री है, वो पीछे की ओर जो है झुक जाता है। इसका कारण क्या है? सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आपका दोस्त
गाड़ी चला रहा है और आप बैठे हो और अचानक से उसने किया कि जो गाड़ी का जो एक्सेलरेटर है उसने अचानक से खींच दिया। जैसे उसने बहुत तेज़ से खींचा, अब पीछे की ओर एक आपको मतलब कि धक्का लगेगा। ये क्यों होता है? वही आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पे इनर्शिया यानी कि स्थिरता का जो है जड़त्व, जो मैंने पहले आपको समझाया था। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 को जहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है कथन और जो है कारण के जो है क्वेश्चन है, इसको मैं समझाता हूँ और इसकी एक मैं अभी जो है टेक्निक भी आपको मैं बता रहा हूँ। कभी भी ऐसा जो क्वेश्चन आए तो ये कभी भी आपसे गलत नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा हम इसको समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि एक पूर्णतः घर्षण मतलब कि पृष्ठ मतलब यहाँ पे आपका जो फ्रिक्शन नहीं है। हीन का ये मतलब है कि अब यहाँ पे आप जो घर्षण घर्षण नहीं है, चिकनी सतह है, चिकनी सतह है, सदा है, ठीक है? तो बोल रहा है पर जो है खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से, ठीक है? अपने को गति में ला सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे जो है सतह पे इस तरह से जो है खड़ा हूँ जहाँ पे जो है फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। अब अगर ये व्यक्ति सीटी बजाएगा, सीटी अगर उसने बजाया तो उसने कुछ वाइब्रेशन स्टार्ट किया। जब वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा तो उसके मुँह से वाइब्रेशन आगे की ओर जाएगा। तो जब कोई चीज़ से आगे की ओर जाएगा तो उसको पीछे की ओर ढकेले भी। ये न्यूटन का तीसरा नियम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है तो जितना फ़ोर्स उसको उस पे लग रहा है वही फ़ोर्स वो सेम फ़ील करने वाला है। तो यस, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसमें देखो अगर फ्रिक्शन होता तो पीछे नहीं जाता। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो जो है फिसल के बिल्कुल जाएगा, ठीक है? अब ध्यान से समझ लेते हैं। अब ऐसा करने के बाद जब भी आपको ऐसे कुछ यानी कि क्वेश्चन मिल जाएँ तो इसके बाद आपको यहाँ पे कारण के पहले लगाना है क्योंकि, लगाना है क्योंकि, है ना? तो फिर ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ला सकता है क्योंकि, ला सकता है क्योंकि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं होता है, तो उसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। अब देखो, दोनों जो है कथन वो अपने आप में तो सही हैं, लेकिन संवेग का उसके कारण से क्या मतलब है? तो यहाँ पे होगा कि हमारे पास देखा जाए तो दोनों सही तो हैं, दोनों सही हैं। आप मतलब ए भी सही है और बी भी सही है। मतलब उसका जो है यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन ये एक-दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। आई बात समझ में? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, आपको समझ में आ गया? आगे चलते हैं। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन तथा उससे निकलने वाले निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन-सा निष्कर्ष सही है। हमें यहाँ पे सही बताना है, ठीक है? यहाँ पे पर बात कर लेते हैं। भरी हुई गाड़ी को जो है चलाने में उसे चलायमान जो रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षा जो है कर अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपकी एक बार गाड़ी यानी कि चल पड़ती है तो उसको वहाँ पे जो है फ्रिक्शन के वैल्यू कम हो जाता है। अब अगर फ्रिक्शन के वैल्यू कम हो गया तो आपको फोर्स एक्स्ट्रा यानी कि देना पड़ेगा ताकि यहाँ पे वो गाड़ी को आगे भगा सकें। ठीक है? ओके। अब यहाँ पे अगला जो है क्वेश्चन उसको यहाँ पे जो है समझ लेते हैं एक बार। ठीक है? यहाँ पे जो हम मतलब फ्रिक्शन होता है ना, उसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। एफ या ऐसा एफएस दिखाते हैं इस तरह। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं, यहाँ बोल रहा है कि एक जो है प्रभावी जो कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पहले ये समझो दोस्तों कि आखिरकार ये नया टर्म आ गया मतलब कि कोरियोलिस फ़ोर्स ये क्या होता है? ध्यान से समझना। क्या होता है दोस्तों मान लीजिए हमारे पास जो क्या बोलते हैं पृथ्वी है, ठीक है? अब अगर ये मान लीजिए मैं इस एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, ये मान लीजिए हमारी यानी कि पृथ्वी है। अब ये जो मतलब कि पृथ्वी है ये अपने एक्सिस पे ये कुछ इस तरह से घूम रही है, ठीक है? ये अपनी एक्सिस पे कुछ इस तरह से घूम रही है। जभी भी अर्थ अपने एक्सिस पे इस तरह से घूमती है, तो जो हमारा क्या होता है पृथ्वी है, उसका जो मतलब कि वायुमंडल है, वो भी घूमता है। तो वायुमंडल जब 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 मतलब घूम रहा होता है, तो एक उल्टे डायरेक्शन में फ़ोर्स मतलब कि लगा रहा होता है। उसी फ़ोर्स को हम यहाँ पे बोलते हैं कोरियोलिस बल। आई बात समझ में? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है ना? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पृथ्वी की जो है घूर्णन के चक्कर में ऐसा। मान लो ये अर्थ है और ये ऐसा घूमता है तो जो कोरियोलिस जो फ़ोर्स जो मतलब कि डेवलप होता है वो इसके घूर्णन के चक्कर में ही होता है। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा ना इस तरह से मतलब बेयरिंग होती है, यहाँ पे बीच में जो है मतलब कि ग्रीस मतलब कि भरा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि पहिए और जो है धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी मतलब कि घर्षण कम करने के लिए। ठीक है? तो इसको हमको कम करना है इसलिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 9 में यानी कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाने का क्या कारण है? ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपकेंद्री बल। अब देखो दोस्तों 2 टाइप के फ़ोर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है कोई भी मान मान लीजिए कि घूर्णन घूर्णन मतलब गति की बात करूँ, घूर्णन गति एक ऐसी गति होती है जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट
किसी भी वृत्त के चारों ओर से घूम रहा होता है। तो यहाँ पे 2 फोर्सेस काम करते हैं। एक फोर्स जो कि अंदर की ओर लगातार काम करेगा, इसको बोलते हैं अभिकेंद्री बल। उसको यहाँ पे जो है क्या बोले दोस्तों? अभिकेंद्री बल। और एक फोर्स जो लगातार बाहर की ओर इसको जो लगता है, उसको बोलते हैं अपकेंद्री बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्री बल। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल सेंट्री सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं इसको। आई बात समझ में? तो एक होता है यहाँ पे जो है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है आपका यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो, तो जो अंदर की ओर लगता है वो उसके अंदर की ओर की बात हो गई, लेकिन जब हम यानी कि मक्खन निकाल रहे होते हैं, जब हम यूँ घुमा रहे होते हैं, तो जो मक्खन बाहर की ओर मतलब कि शिफ्ट होता है, तो ये कौन-सा बल आ जाएगा यहाँ पे? अपकेंद्री बल। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपकेंद्री बल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन का सिद्धांत किस पे काम करता है? तो वॉशिंग मशीन का जो सिद्धांत काम करता है वो बिल्कुल अपकेंद्री बल पे ही काम करता है, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री जो है यानी कि निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि उनके ऊपर जो होता है वायुमंडल का दबाव बहुत कम होता है। इसलिए क्योंकि जहाँ पे वो लोग जाते हैं, क्योंकि हर मतलब की जगह पे जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम जो इंसान है वो हम इस अर्थ के लिए इंसान है। जब हम कोई दूसरे ग्रह पे जाएँगे तो वहाँ पे इंसान नहीं, वहाँ के एलियन हो जाएँगे कि भई वहाँ का जो कंडीशन है वो हमारे बॉडी को तो सूट यहाँ पे करने वाला है नहीं। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर वो अलग है और हर ग्रह का एटमॉस्फेयर जो प्रेशर वो अलग-अलग होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है? अब यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि पीसा की जो है झुकी हुई मीनार क्यों है? तो पहले ये समझ लीजिए कि पीसा है क्या? एक्चुअल में एक यहाँ पे हमारे पास जो है डायग्राम है, ये एक देश है ना? यहाँ पे एक ये इमारत है, इसको बोलते हैं पीसा की इमारत, पीसा की जो है इमारत। और देखो ये जो इमारत है ये थोड़ी-सी झुकी हुई है। अब ऐसा क्यों होता है? ये मतलब कि झुकी हुई है लेकिन ये मतलब कि गिरती नहीं है, ऐसा क्यों होता है? तो ये एंगल इसका जो झुकाव हो ये जो है लगभग 5.5 यहाँ पे मतलब कि डिग्री जो इसका एंगल है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका आंसर लीजिए, क्योंकि जो है गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन इसके अंदर से होके जाती है। तो इसके जो है इस तरह से अंदर से होके ये जी वाली लाइन हो के जाती है। जी वाली लाइन होके जाती है क्योंकि जी का वैल्यू कितना होएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस चक्कर में ये क्या होती है मतलब कि झुकी हुई है, ठीक है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो 13 पूछ रहा है हमसे कि एक पंखा, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात, अब देखना ये जो निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हवा ना हो, हवा ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? निर्वात। एक समान ऊँचाई से स्वतंत्रता पूर्वक जो गिराया जाए तो कौन आएगा? मतलब ये बोल रहा है कि मान लीजिए यहाँ से एक कोई पंख इस तरह से, है ना? और एक बॉल है और इस तरह से मान लीजिए ये कोई जो है लकड़ी, इन तीनों को इकट्ठा फेंका जाए यहाँ पे। अगर इकट्ठा फेंका जाए तो बोल रहा है यहाँ पे हवा नहीं है, हवा नहीं है तो पहले कौन नीचे आएगा? देखो दरअसल ये क्या होता है दोस्तों, इन सब में एक ही फ़ोर्स लग रहा होता है, उसको बोलते हैं एमजी। कौन-सा बोलते हैं? जी। जी इसके लिए भी सेम है, अगर जी इसके लिए सेम है, जी इसके लिए जी क्या होता है? यहाँ पे जो है गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो तीनों पे सेम लग रहा है, तीनों पे सेम लग रहा है तो ये तीनों तो एक ही साथ नीचे आएँगे ना, ऐसा तो है नहीं कि कौन पहले आएगा कौन में बाद में आ जाएगा। इसका आंसर ये क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दिया जाता है कि क्योंकि लोग सोचेंगे नहीं यार रबर की गेंद तो बहुत भारी हो जाएगी तो पहले ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा तीनों एक साथ ज़मीन पे पहुँचेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है बात करते हैं कि हवा में लोहे और जो है लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान से ऊंचाई करने पर कौन नीचे आएंगे हवा में? अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे हवा बोला है, ध्यान से समझना, हवा आ गया मतलब हवा का प्रतिरोध भी आएगा क्योंकि हवा का यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस भी आएगा। तो पहले क्या बोला है? लोहा और लकड़ी। अगर यहाँ पे निर्वात बोला होता तो कहानी अलग होती, लेकिन यहाँ पे बोला है लोहा और लकड़ी। ध्यान समझना, तो लोहा जो है ऑब्वियस है मतलब कि लकड़ी से ज़्यादा भारी है, तो ये पहले आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हवा है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है देखा पहले जो है गिरेगी और ये बाद में हाँ, तो ये फर्स्ट ईयर आंसर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन 2008 में पूछा आपके सीजीपीएससी ने, यहाँ पे बोला है कि चंद्रमा पर मानव का जो वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ठीक है? अब देखो मैंने बताया था कभी भी कथन कारण क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्योंकि लगाना है। क्योंकि क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की जो है सतह पर जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण है। तो आपका क्या है यहाँ पे जो है कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है। आंसर सी आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अर्थ के मान लीजिए 1 है तो वहाँ पे 1/6 है।
ये इतना मान है, लेकिन वहाँ पे जी का मान तो है, लेकिन यहाँ पे सीधा-सीधा वो मना कर रहा है, सही आंसर नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 16 नंबर में यहाँ पे बोल रहा है कि यदि पृथ्वी की घूमने की जो है गति बढ़ा दी जाए, तो यहाँ पे पूछ रहा है तो भूमध्य रेखा पर पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है? जिसको इसको समझ लेते हैं। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसको समझते हैं एक बार। अब देखो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स आ रहे हैं, उनको हमने यहाँ पे आपके सामने जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे बोल रहा है कि किसी परिक्रमण जो करने वाले निकाय के भूमध्य पर अपकेंद्री बल कार्य करता है। देखो ये भूमध्य होता क्या है? ये मान लीजिए हम हमारे पास अर्थ है, तो दोस्तों ये जो बीच वाला जो है इसको इक्वेटर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, इसको क्या क्या बोलते हैं? विषुवत, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ बोल रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो है गुरुत्वाकर्षण के जो विरुद्ध काम करते हैं, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति का भार में कमी दर्ज की जाती है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए, तो भूमध्य रेखा पर अपकेंद्री बल अधिक हो जाएगा और इससे पिंड का जो ओवरऑल जो मास है, उसमें कमी प्रतीत होगी, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से बी। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमसे वो पूछ रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पे जो है परिक्रमा जो है कर रहा कृत्रिम उपग्रह, इसलिए पृथ्वी के मतलब कि पृथ्वी पर गिर नहीं जाता। अब देखो क्या बोल रहा है, ये मान लीजिए पृथ्वी है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक जो है सैटेलाइट है, जो कि इस तरह से हमारे जो पृथ्वी इसका इस तरह जो है चक्कर काट रहा है। अभी जब चक्कर काट रहा है, ये बोल रहा है कि ये सीधा आके पृथ्वी पर इस तरह से गिर क्यों नहीं जाता है? ये इसलिए नहीं नहीं गिरता है, क्योंकि उसकी जो है गति के लिए आवश्यक जो है तुरंत मिलता रहता है उसको। यहाँ पे जो है यानी कि थ्रस्ट होता है, उसको लगातार मिलता रहता है, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे जो है लोलक की जो है यानी कि कालावधि या फिर ये बोल सकते हैं उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? पहले ये समझ लीजिए कि लोलक होता क्या है? दोस्तों अगर आपको यहाँ पे जो है सरल मतलब लोलक भी बनाना, आप लोगों ने स्कूल में या फिर जो है कॉलेज में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक इस तरह से धागा बाँध देते हैं और धागा में इस तरह से एक लोहे का गोल-सा इस तरह से बॉल टाइप का यहाँ पे बाँध देते हैं और इसको इस तरह से मतलब कि थोड़ा-सा फ़ोर्स मतलब दिया जाता है। तो ये कभी यहाँ पे आता है, ये कभी इधर पे आता है, फिर से ये कभी इधर पे आता है और ये कभी इधर पे आता है। इसको बोलते हैं सरल लोलक। क्या बोलते हैं? सरल लोलक इसको बोलते हैं या इसको इंग्लिश में यहाँ पे बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, हार्मोनिक है ना? मोशन बोलते हैं इसको। सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, ठीक है? तो ये पूछ रहा है कि जो इसका टाइम पीरियड है, इसका फ़ॉर्मूला एक्चुअल में होता है T इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। तो देखिए, क्या द्रव्यमान तो यहाँ पे जो है द्रव्यमान तो है नहीं, तो ये हट जाएगा। क्या उसकी लंबाई? बिल्कुल, उसकी लंबाई पे डिपेंड कर रहा है। ये जो L है, L क्या है? लंबाई ही तो है ना? और जी क्या है? जी तो इसका जो है गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है? ओके, तो इसका बी आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये मैंने फ़ॉर्मूला भी आपके सामने यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो सिंपल सी बात है, इसलिए है क्योंकि इसमें जो अणुओं यहाँ पे जो है, इस पर जो है गैस के अणुओं का जो है यानी पलायन वेग है, वो इस माध्य मूल के से कम होता है, ठीक है? तो यस इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया है, ठीक है? ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको आप मतलब रीड मतलब कि कर लेना, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा एक और बात यहाँ पे, एक चीज़ समझाना चाहूँगा, ध्यान से समझना। मान लो आप कोई एक झूला है, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। मान लीजिए ये कोई दोस्तों झूला है, ठीक है? अब इस तरह से मान लीजिए ये जो झूला है, यहाँ पे ये बैठने का कुछ इस तरह से व्यवस्था है, ठीक है? ये झूला है, ठीक है? और मान लीजिए यहाँ पे कोई तो इस तरह से बैठा हुआ है, ये कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है? अब मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई आखिरकार जो है गर्मियों के समय में यानी कि गर्मियों के समय में ये झूले का जो आवर्तकाल है, ये आवर्तकाल जो है वो क्यों बढ़ जाता है? वो इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि अभी हमने देखा था T इज़ इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। अगर इसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए, ध्यान से हम समझेंगे, अगर एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पे इसकी लंबाई के मतलब ये कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि जो है थर्मल एक्सपांशन नाम की चीज़ हम आगे यहाँ पे जो पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि इसकी लंबाई इस तरह थोड़ी-सी कम से जब लंबाई कम हो जाती है तो इस चक्कर में इसका आवर्तकाल भी कम हो जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे जो है देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे बोला है कि वर्षा की बूँद
है ना? कि गोलाकार आकृति किस कारण से होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो है पृष्ठ तनाव, है ना? सरफेस टेंशन। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि अब देखो, मान लीजिए ये दोस्तों कोई पानी है। पानी पे कोई चीज़ इसलिए तैरती है क्योंकि जो पानी का जो घनत्व होता है, पानी का जो घनत्व होता है, पानी का जो है घनत्व होता है, वो अगर यहाँ पे मान लेता हूँ कि पानी का जो घन मान लीजिए 1000 है और अगर मान लीजिए यहाँ पे जो मैं तेल डाल दिया, तेल का जो घनत्व है, तेल का जो यहाँ पे जो है घनत्व मान लेता हूँ 100 है। तो देखो अब ये कम जो है घनत्व किसका है? तेल का। तो जिसका भी घनत्व कम रहेगा, वो पानी पर तैरेगा। हाँ? अब जिसका भी जो घनत्व पानी से ज़्यादा रहेगा, वो पानी में डूब जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसलिए तैरता है क्योंकि उसका किसका? तेल का जो घनत्व पानी से कम होता है। ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं साबुन के जो है मतलब यानी बुलबुले के अंदर अंदर दाब तो यहाँ पे जो है वायुमंडल से अधिक होता है। ठीक है? ओके, तो ये हम लोगों ने इस चीज़ को समझा। ओके, चलिए अब समझ लेते हैं, ये सेम चीज़ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, इस तरह से, है ना? इसको आप अगर रीड कर लेना एक बार, ठीक है? हाँ, इसका पीडीएफ आपको हमारे जो है टेलीग्राम के जो चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसी के साथ-साथ ये जो है इनकी वीडियो के मतलब कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी पिन है, तो वहाँ से जाके आप इसका जो है पीडीएफ भी देख सकते हैं, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जब किसी साबुन के जो है बुलबुले को आवेशित किया जाता है, उसमें चार्ज हमने दिया है। तो क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। मान लीजिए ये भी पानी का बुलबुला है या साबुन का बुलबुला है। जब हमने इसमें क्या किया है कि मान लीजिए इसको हमने चार्ज किया। कौन-सा यहाँ पे जो है चार्ज कर दिया, मान लो पॉजिटिव कर दिया या नेगेटिव कर दिया। लेकिन जो भी करना है एक ही करना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे सबको सब यहाँ पे हर यानी कि जगह पे पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से किया। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज को इसके चारों ओर घुमा देंगे तो दोस्तों आपको मालूम है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल रिपेल का ये मतलब होता है प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। अगर ये मान लीजिए कोई जो है प्रतिकर्षित करेगा, तो एक-दूसरे के दूर भागेंगे। जब दूर भागेंगे तो इसका साइज़ क्या होगा? कल को साइज़ इतना था, तो कल को साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पे साइज़ अगर बढ़ेगा तो इसका रेडियस मान लीजिए पहले R1 था, तब इसका क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो गया? रेडियस जो है वो मतलब कि बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या है इसका? रेडियस बढ़ जाएगा। ठीक है? ओके? देखिए सेम चीज़ यहाँ पे है। आप इसको जो है एक बार पॉज़ करके या फिर स्क्रीनशॉट यानी कि ले करके इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है? तो ये इस तरह से है। ठीक है दोस्तों? आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक जो है केशिकत्व का उदाहरण जो है नहीं है। तो शाही शोधना बिल्कुल है, ये भी है, ये भी है। पौधों में ये नहीं है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या बोला? पौधों में जो है जड़ों से पत्तों की ओर पानी का बढ़ना। तो मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है? तो ये पेड़ में जो भी पानी यहाँ तक पहुँचता है, तो ये पानी को पहुँचाने के लिए दोस्तों एक एंजाइम पाया जाता है, उसको बोलते हैं जाइलम। जाइलम, ठीक है? तो जाइलम के थ्रू ये पहुँचता है, तो ये केशिका से नहीं पहुँच बाकी सब जगह केशिका से पहुँचता है, ठीक है? आगे चलते हैं। यहाँ पे हमसे बोला है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत क्या है? अब देखो हाइड्रोलिक क्या होता है? हाइड्रोलिक एक सिस्टम है। मान लीजिए कि ये एक मैं थोड़ा समझाने के लिए, ये आपके सामने एक जेसीबी मैं बना रहा हूँ, ठीक है? इस तरह से जेसीबी मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये मान लीजिए इसका टायर है और ये इसका आर्म्स है, ठीक है? और ये आर्म है मान लीजिए इसका जेसीबी का और इधर भी इस तरह से कुछ मान लीजिए, इस जो है डायग्राम में मान लीजिए ये आपका क्या है, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से आर्म है, ठीक है? अच्छा, अब मान लीजिए ये जो है जेसीबी है तो यहाँ पे कोई आदमी जो है बैठा है इसको ऑपरेट जो है कर रहा है, ठीक है? ये इसको यहाँ से इसको जो है चला रहा है। ठीक है? तो क्या होता है दोस्तों जैसे ही यहाँ से ये जो लीवर को खींचता है, जैसे ही ये यहाँ से जो है मतलब लीवर को खींचता है, यहाँ पे एक ऑयल होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल क्या करता है यहाँ पे जा करके इसको उठाने की कोशिश करता है, ठीक है? तो ये पूरा स यानी कि जो है सिस्टम वो हाइड्रोलिक के अंदर अब ये पूछा हाइड्रोलिक का सिद्धांत दिया किसने था? तो दोस्तों इसको पास्कल ने दिया था और पास्कल ने यहाँ पे जो है दबाव का या फिर दाब का भी नियम दिया था। अब यहाँ पे 2 मिनट ये भी समझ लो कि आखिरकार ये बाकी की जो चीज़ें लिखी इनका क्या मतलब पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत का ये उत्प्लावन का उत्प्लावन उत्प्लावन उत एक मिनट उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था उत्प्लावन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है? तो ये दिया था। न्यूटन का तो आपको मालूम है, ये जो क्या बोलते हैं बर्नौली था, बर्नौली ने ये बताया था कि मान लीजिए कोई एक पाइप है, ये कभी पूछ ले एग्ज़ाम में तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, मान लीजिए कोई पाइप है, तो ये बताया था बर्नौली ने कि इस वाले पॉइंट पे किसी भी
द्रव्य का बहता हुआ जो मतलब कि द्रव्य है उसका गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यानी कि दाब, इस वाले पॉइंट के गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और जो है दाब के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे जो रहेगा पूरा मामला यहाँ पे भी सेम रहेगा, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं यहाँ पे। ताप बढ़ाने पर जो है द्रव्य की सांद्रता घट जाती है। तो इस चीज़ को हमको याद रखना चाहिए, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे सेम चीज़ इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है पॉज़ करके पढ़ लीजिए। हालाँकि ये सब पीडीएफ में आपको गिवन है। फिर पीडीएफ ही आपको मिल जाएगी, ठीक है? हमारे जो है टेलीग्राम के ऊपर जो है वहाँ पे मिल जाएगी। आपको जो है दक्षिण कौशल, है ना? ये आपको वहाँ पे जो है मतलब रिसर्च करना है और आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे और जो भी यहाँ पे पंचायती राज का अभी जो पूरा का पूरा जो पीडीएफ है या फिर जो भी हमारे पॉलिटी का जो एमसीक्यूज़ का उन सब का पीडीएफ आपको हमारे जो है चैनल पे मिल जाएगा। मतलब कि दक्षिण कौशल के आईएएस के प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? वहाँ सब उसको देख लेना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में अत्यंत जाड़े या ये ठंड की बात कर रहा है ना? अत्यंत जो है जाड़े ठंड में झील की जो है सतह पे हिमातिस हो जाती है, किंतु उसके जो है तल के नीचे जो पानी है वो सेम टू सेम रहता है। इस कारण से वहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? अब ये लंबा थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। आप इसको एक बार पॉज़ करके इस जो है वीडियो को पॉज़ करके आप इसको देख लो, समझ लो या पढ़ लो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि अगला जो है यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोई जहाज़ नदी से निकलकर सागर में जो है प्रवेश जो है करती है, तो वह कुछ ऊपर उठ जाती है, थोड़ी-सी ऊपर उठ जाती है, ऐसा क्यों होता है ना? तो इसका कारण दिया है कि सागर के यहाँ पे यानी कि समझते हैं कि सागर के जो मतलब कि जल का जो है मतलब कि घनत्व है, वो जो है नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो यस, ये दोनों बातें सही हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। यहाँ पे हमसे बोला है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से जो है लबालब बीकर में अगर कोई है, तो उसमें अगर हमने उसको जो है भर दिया, तो ऐसा होता क्या है? तो जब वो पूरी तरह से पिघल जाएगा, तो उससे क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जब उसमें से जो है पिघल जाएगा, तो पानी का फैल जाएगा, बीकर का जो है स्तर तो ये तो होगा नहीं। पानी का स्तर पहले जो घटेगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। स्तर नहीं बदलेगा और इस तरह से बात इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास जो है कि जो हमने उसको अंदर जब हम लोगों ने यहाँ पे जो बर्फ डाला था, तो उसने अपना एक आयतन लिया था, जो पिघलेगा, तो इसका क्या होगा? तो इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ से हमसे पूछा है कि एक सुई, है ना, पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बनी जहाज नहीं डूबती, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यही तो मैंने उत्प्लावन का सिद्धांत है। उत्प्लावन का जो सिद्धांत था आर्किमिडीज ने जो दिया था, उसका आ जाएगा ये आंसर, ठीक है? तो ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन है ना, एक्सप्लेनेशन है, इसको आप एक बार देख लें, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, है ना, किस जो है विकिरण में ऊर्जा क्वांटम सर्वाधिक होता है? ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन कई बार आपका सीजीपीएससी पूछ रहा है, समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, जब भी कोई एक रेडिएशन आती है या फिर कोई विकिरण आती है, कोई भी रेडिएशन या फिर जो है यानी कि विकिरण आती है, उसका सूत्र होता है E इज़ इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्ब्डा। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये सूत्र होता है E इज़ इक्वल्स टू hc बाई लैम्ब्डा, जहाँ पे कि इसकी ऊर्जा है, C यहाँ पे क्या है? प्रकाश की तीव्र या चाल, प्रकाश की चाल। जो h है h का यहाँ पे है प्लांक कांस्टेंट, क्या यहाँ पे है? प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है? जो ये लैम्ब्डा है, इसको हम बोलते हैं प्रकाश की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, क्या बोलते हैं? प्रकाश की यहाँ पे जो है तरंग दैर्ध्य यानी कि तरंग की लंबाई। मान लीजिए ये कोई जो है तरंग इस तरह से गई, तो इस जगह से यहाँ तक पहुँचे एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में, ये दूरी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे जो है यानी कि तरंग दैर्ध्य। अभी हमसे वो पूछ रहे हैं, तो ध्यान यहाँ पे हमसे से ये पूछा है कि जो ऊर्जा है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी? तो सिंपल सी बात है, जिस जो ये नैनोमीटर दिया है ना, ये सब क्या दिया हुआ है? ये इसका जो है तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है। तो ये सब आपके पास जो है तरंग दैर्ध्य। तो ऑब्वियस है सबसे सबसे कम जिसका भी तरंग दैर्ध्य होगा, उसकी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो सबसे कम जो है तरंग दैर्ध्य किसका है? इसका। तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी क्या? इसी की। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, आगे चलते हैं। यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की जो है मतलब कि तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है? तो ये आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ये वाला मैं जो टिक कर देता हूँ इस तरह से। अभी मैं इसका आपको स्पेक्ट्रम जो दिखाऊँगा,
अब बात करते हैं यहाँ पे जो है प्रकाश की जो है गति, इसके बीच से जो है जाते हुए न्यूनतम होगी। तो ध्यान समझना, जभी भी जो है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ध्यान समझना, जभी भी कोई जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। अगर वो डेंसर मीडियम से जा रहा है, मतलब कि अगर वो जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो अब वो क्या हो रहा है, सघन माध्यम से जब मतलब कि विरल माध्यम में जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर वो जो है मान लीजिए कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो जो काँच होता है, वो मतलब अब देखो जो मतलब निर्वात है, यहाँ पे तो कोई मीडियम है नहीं, यहाँ पे जल, यस, तो इन दोनों से छोड़ दो। न्यूनतम बोला है, तो न्यूनतम कहाँ पे हो जाएगी? काँच पे, क्योंकि काँच काफ़ी ज़्यादा घना होता है, क्योंकि पानी भी होता है, लेकिन पानी तो फिर भी कम होता है, काँच सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या बोला, न्यूनतम कहाँ होगी? तो काँच में होगी, ठीक है? तो अब देखिए, ये हम लोगों ने यहाँ पे मतलब कि समझा, ये जो यानी कि रेड है, अब देखो सबसे ऊपर कौन है यहाँ पे? अच्छा, ये आप स्क्रीनशॉट एक बार मतलब ले लेना, ठीक है? फिर ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो आप, यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने देखा सबसे ऊपर कौन है? रेड है, ऑरेंज है, येलो है, तो इस तरह सीक्वेंस है। तो सबसे कम ये इस तरह से जब ऊपर से नीचे जाएँगे ना, तो इनकी जो ऊर्जा होती है वो लगातार कम होती है। सबसे सबसे जो ज़्यादा ऊर्जा इसकी होती है, ठीक है? ओके, आइए, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो सिंपल सी बात है, ये एक कॉन्सेप्ट और भी है जो हम लोगों ने लिखा है आपके लिए, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लेना। और या फिर जो है पीडीएफ में मिल जाएगा, इसको आप एक बार जो है रीड कर लेना है। एक कॉन्सेप्ट दिया है क्या, यानी कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो जब हम यानी प्रिज़्म से किसी व्हाइट लाइट को यहाँ पे गुजारते हैं तो 7 रंगों में टूट जाती है। इस कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये लाइट स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का यहाँ पे ये है कि जो प्रकाश है, प्रकाश का ये स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि लाइट जिन-जिन चीज़ों से मिलके बनी है, तो कितने चीज़ों से मिलके बनी है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे जो है दिखाया गया है। अब देखो, जो व्हाइट लाइट है या फिर जो भी पूरी-पूरी जो जो लाइट है, अब देखो जो लाइट होती है वो होती है आपकी दोस्तों आपकी विद्युत विद्युत चुम्बकीय, है ना? तरंगें। ये कौन-सी जो तरंगे होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, है ना? ये विद्युत चुम्बकीय जो है तरंगे होती हैं। तो तो ध्यान समझिएगा, जैसे-जैसे आप इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, इधर से इधर की ओर आप जा रहे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे जो है मतलब वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, अब देखो ना वेव यहाँ पे बहुत जो है छोटी-छोटी, छोटी-छोटी, लेकिन यहाँ पे देखो इसकी वेव कितनी लंबी हो गई है ना? तो जैसे-जैसे लैम्बडा बढ़ाएँगे तो आपको एक फ़ॉर्मूला में अभी दिया था कि C इज़ इक्वल्स टू एचसी अपॉन लैम्ब्डा। अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है? तो इसी तरह से है यहाँ पे एएम, बीएम वगैरह सारी चीज़ें, और इसी बीच में आते हैं और कौन सी आ जाती है? विज़ुअल लाइट या फिर जो है दृश्य प्रकाश, ठीक है? तो ये इनका रेंज है जो मैं अभी पिछला हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ओके? आगे चलते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकाश यानी कि विकिरणों अ, की जो है प्रकृति होती है, तो ये कैसी होती है? तो ये हमने देख लिया, यानी कि जो कण प्रकृति भी होती है और यहाँ पे जो है यानी कि तरंग दोनों प्रकृति होती है, ठीक है? तो सेम चीज़ है, इसको एक साइंटिस्ट उसका नाम था डी ब्रोगली, है ना? इसको हम लोगों ने एक जो है साइंटिस्ट है डी ब्रोगली, उन्होंने इस चीज़ को समझाया था, है ना? तो ये एक्सप्लेनेशन है इसको, इसकी ये व्याख्या है दी दी हुई है ना? ये व्याख्या है, आप इसको जो है देख लेना, ठीक है? अब चलते हैं कि जब जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो कौन-सी घटना नहीं होती या फिर क्या नहीं बदलता? तो वेग तो यहाँ पे जो है बदल जाता है, जो है तरंग दैर्घ्य भी यहाँ पे जो बदल, जो आवृत्ति होती है दोस्तों, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। हमेशा ये याद रखेंगे, जो फ्रीक्वेंसी होएगी, इट नेवर चेंज, इट नेवर चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होएगा, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ बोला है कि ये है ओके। यहाँ बोल रहा है कि जब प्रकाश की जो है किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है? ध्यान समझना। यहाँ पे है सघन और यहाँ पे है विरल। एक जो है तरीका दे रहा हूँ वो उससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। सघन मत को ऐसा समझो ये अमीर आदमी है। और जो है विरल लेनी ये कौन है? ये गरीब आदमी है। तो जब कोई भी आदमी अमीर आदमी गरीब आदमी के पास जाएगा तो ये क्या होगा, इससे दूर हटने की कोशिश करेगा। बोले ठीक है तू तो क्या गरीब है, तू तो मतलब ये जो है गंदे कपड़े पहन रहा है, तू मेरे से दूर भाग, है ना? तो जभी भी कोई जो है अमीर आदमी जो है गरीब आदमी के पास जाएगा तो उससे दूर हटेगा। और जब कभी ये जो गरीब आदमी अमीर के पास जाएगा तो इससे चिपकना चाहेगा। इससे चिपकना चाहेगा कि थोड़ा बहुत मेरे को जो है रुपया पैसा वगैरह मिल जाए। तो सेम कहानी को याद रखना। अब देखो ध्यान समझना, मान लो इधर एयर है, ये हवा है, क्या है?
हवा और इधर मान लीजिए पानी है। तो एक बात बताइए जब लाइट इधर से इधर आएगी, ठीक है? तो ये तो पानी है, तो पानी कौन-सा होता है आपका सघन माध्यम होता है क्योंकि प हवा क्या है विरल माध्यम है। तो जब हवा से पानी की ओर आएगी तो क्या हुआ? आप देखो ध्यान समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है विरल माध्यम सघन मतलब ये जो है गरीब आदमी अमीर के पास आ रहा है तो क्या होगा? उसके पास ऐसा चिपकना चाहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैंने ऐसा किया, मान लीजिए यहाँ पे पानी है आज यहाँ पे पानी है और यहाँ पे हवा है। और अगर कोई यहाँ से घुसता है तो बोलेगा भाई मैं तेरे पास नहीं हूँ, तेरे से दूर भागूँगा। क्यों? दूर इसलिए भागूँगा क्योंकि अब मैं तेरे से क्या हूँ? अमीर हूँ मैं, तो तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। सेम चीज़ पूछ रहा है, इसकी चाल जो है बढ़ जाती है तथा अविलंब से दूर हट जाएगा, तो ये ठीक बात है, ठीक है? तो इसकी जो स्पीड होएगी, ये स्पीड पे भी हमें एक चीज़ मतलब कि ध्यान रखना चाहिए, स्पीड भी तो कम हो जाएगी ना कि अब देखो, कोई अगर सघन से विरल की ओर आया तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहा है इसकी स्पीड जो है यानी कि बढ़ जाएगी और अविलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है? ओके, तो 1 सेकंड नहीं, दूर नहीं हटेगी, ये पास आएगी इसकी ओर, ठीक है? ये हमने यहाँ पे जो है यानी कि समझा था कि जब आप जो है सघन से जो विरल जाएँगे तो इससे दूर हटेंगे। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है? ओके, थोड़ा-सा जो है कन्फ्यूज़न था, उसको हमने ठीक कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 41 में इसमें पूछा है कि साबुन के पतले झाग में जो है चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो है परावर्तन और जो है व्यतिकरण, ठीक है? ओके, ये याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे पूर्ण या संपूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन की स्थिति में क्या होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रकाश जो है यानी कि किरण यानी कि सघन से विरल माध्यम से इस तरह से मूव करना चाहिए। आपतन कोण और क्रांति कमान का सेम होना चाहिए और ये सब एक ही प्लेन पे होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सारे होने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ इस तरह से है हमारे पास। अब एक बार इसको देख लो आप, ठीक है? ओके। यहाँ पे बोल रहा है कि जो है यानी कि निम्नलिखित में से कौन-सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? हमें यहाँ पे जो है गलत बताना है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है कटा हुआ हीरा बिल्कुल है, यहाँ पे जो है मृग मतलब मरीच का ये भी है, ऑप्टिकल फाइबर भी है, लेकिन तारों का टिमटिमाना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है, ठीक है? ये प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन के चक्कर में ये काम होता है, ठीक है? तो ये नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे जो है निम्नलिखित जो है कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है? तो इसको आइए मिल के यहाँ पे जो है विचार करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? बोला है कि प्रकाश की तंतु पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन पे सिद्धांत से काम करता है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रकाश की जो है तंतु ये ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं, है ना? तो ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं, है ना? तो ये ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ऊर्जा अत्यधिक कम होता है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे रेडियो में अवरोध मुक्त है, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पे बोल रहा है प्रकाश की तंतु के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का ये बिल्कुल जो गलत बात है। इसके जो है निर्माण में ग्लास्टिक मटेरियल का ग्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक प्लास्टिक और प्लस ग्लास प्लास्टिक और प्लस ग्लास इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ग्लास्टिक, है ना? तो ग्लास्टिक से इनका यूज़ होता है। तो यस, तो ऑप्शन नंबर 4 जहाँ-जहाँ को हटा दीजिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बस हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है दोस्तों? ओके। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आपको आया होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ बोला है कि यानी कि जब एक सीडी या ऑडियो जो है यानी कि सीडी में कॉम्पैक्ट होने वाली सूर्य प्रकाश को देखा जाता है, तो इंद्र जो है धनुष के समान दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा परावर्तन और विवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन और जो है यानी कि डिफ्रेक्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया होगा, इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है? ये इसकी व्याख्या है, इसका व्याख्या है, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 46 की दूरदर्शन के संकेत में एक निश्चित दूरी के बाद जो है अ, इनको भेजने से नहीं मिलते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है पृथ्वी का जो है सतह है वो वक्राकार है। एक्चुअली होता क्या है देखो दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक स्टेशन है, स्टेशन 1 और स्टेशन 2, तो जैसे आपने यहाँ पे जो है सिग्नल को भेजोगे तो ये सिग्नल सीधा जाता है और इसको यहीं पे आना होता है। लेकिन मान लीजिए अगर ये फ्लैट था, अगर मान लीजिए इसको हम और दूर यहाँ पे भेज दें, तो ये यहाँ कहीं आएगा और यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए हमारी जो जो अर्थ वो चपटी होती है, ऐसी होती, तो ये जो डिस्टेंस सबकी सेम रहती। लेकिन यहाँ पे क्या ये जो है यानी कि वक्राकार जैसे आप लंबा भेजोगे तो ये नहीं पहुँच पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है? आगे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि दूरदर्शन जो है यानी कि प्रसारण में श्रव्य संकेत अब देखो ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम यहाँ पे जो टेलीकास्ट की बात करते हैं,
टेलीकास्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 चीज़ों को हम यहाँ पे जो है टेलीकास्ट करते हैं। एक तो हम यहाँ पे जो है जो है साउंड को साउंड को यानी कि टेलीकास्ट करते हैं, और एक हम लोग यहाँ पे दोस्तों वीडियो को या फिर ये बोल सकते हैं चित्र को, एक हम आवाज़ को भेजते हैं और एक हम यहाँ पे जो है चित्र को भेजते हैं। तो जब भी हम किसी आवाज़ को भेज रहे होते हैं, तो आवाज़ को भेजने का हम एफएम का यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और वीडियो को भेजने का हम एएम का यूज़ करते हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन। आई बात समझ में? ठीक है? तो यस, एनालॉग बोलते हैं या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम किसी भी आवाज़ को भेजेंगे, तो आवाज़ को भेजने के लिए हम यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है? इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाला। आई बात समझ में? चलिए, तो यस इसका ये दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना? तो यस इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ओके? तो यस, अगला यहाँ पे हम लोग जो है देख लेते हैं, अभिनेत्र। अभिनेत्र यानी कि लेंस द्वारा यहाँ पे बोल रहा है कि किसी जो है वस्तु का किस प्रकार का जो है प्रतिबिंब जो रेटिना पे बनाया जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर होने वाला है यहाँ पे जो है, कभी भी जो लेंस होता है, जो हमारे जो नॉर्मल आँखें हैं, वो हमारे जो है रेटिना में हमेशा उसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा इमेज बनाता है। फिर दिमाग उसको घुमा के और आपको सीधा दिखाता है, ठीक है? तो ये इस तरह से है, ठीक है? अब यहाँ पे हम जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं, हमें वास्तविक जो है सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देता है, इसका क्या कारण है ना? इसका यहाँ पे एक जो है कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे जो है रात के समय जो है खुले आसमान में, है ना? जो तारे होते हैं वो आपको टिमटिमाते यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ऐसा क्यों होता है? ये होता है प्रकाश का यहाँ पे जो है अपवर्तन। अपवर्तन का यहाँ पे जो है मतलब होता है कि आपका यानी कि लगातार उसकी जो वेव है उसमें चेंजेस होता है, उसके जो वेवलेंथ है उसमें चेंजेस होता है, ठीक है? तो यस, ये समझ में आ गया हमारे को। अब चलते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 51 की ओर और इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि जो है खतरे के संकेत में लाल रंग का जो प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाल रंग होता है उसका जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है? ओके। अब हम बात करते हैं आसमान का रंग नीला क्यों होता है? तो यस, इसका कारण भी क्या है? प्रकाश का जो है प्रकीर्णन। अब देखो प्रकाश का जो प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश जो होता है वो आपको मालूम है दोस्तों यहाँ पे 7 रंगों से जो है यानी कि बना हुआ है। अगर यहाँ पे जो प्रकाश 7 रंगों से मिलके बना हुआ है, तो जैसे ही वो किसी पॉइंट से ऐसे शार्प पॉइंट से जो है गुजरता है, जो उसको अलग-अलग पार्ट में तोड़ देता है। तो प्रकाश का तोड़ के अलग-अलग भागों में टूट जाने को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। और उसके बाद वो रंग जो सबसे कमज़ोर होता है वो पूरे जो है वातावरण में फैल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का आप इस तरह से जो है प्रकीर्णन बोलते हैं, और इसको समझाया यानी कि किसी ने हमारे भारतीय साइंटिस्ट सीवी रमन साहब ने, तो इसको हम लोग यहाँ पे रमन इफ़ेक्ट भी बोलते हैं, रमन प्रभाव भी बोलते हैं, ठीक है? ओके, आगे चलें? चलो, यहाँ बोल रहा है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फ़िल्म में जो दिखाई जाती है, तो यह सुंदर दिखती है। इस घटना क्या बोलते हैं? तो प्रकाश का यहाँ पे जो है ध्रुवीकरण बोलते हैं, और साथ में इसको जो है यानी कि व्यतिकरण भी बोलते हैं। तो इसके साथ हमको यहाँ पे जो है व्यतिकरण भी जोड़ लेना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे सीजीपीएससी में पूछा है, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा है कि किसी ये अभी-अभी का जो क्वेश्चन है शायद 19 का ही ये जो क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है कि किसी उत्तल जो दर्पण में अनंत और पोल रखने पर चित्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आभासी और सीधा। इसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए अब देखिए मैंने क्या किया, देखो एक क्वेश्चन पूछा, हम लोग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, हम पूरा ही उठा कर अब एनसीईआरटी से लेके आ गए। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो है मिरर को हम लोग यहाँ पे जो है दर्पण बोलते हैं, और कॉन्वेक्स इसको क्या बोलते हैं? उत्तल। वे उत्तल और अवतल क्या होता है? उत्तल एक ऐसा होता है, ये है उत्तल, मतलब जो कुछ इस तरह से होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तल, और ये जो इधर से है इसको क्या बोलते हैं? अवतल। क्या बोलते हैं? अवतल। सो द कॉनकेव, और ये रहेगा इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। आई बात समझ में? ठीक है? तो अब ध्यान से समझना, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट की पोज़ीशन कहाँ पे है? बिटवीन द इनफाइनाइट एंड द पोल। अब देखो ये पॉइंट क्या है? इसको हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। और ऑब्जेक्ट कहाँ है? मान लीजिए ये इनफाइनाइट है, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट यानी जब हमारा कोई भी जो मतलब कि वस्तु है, अगर वो मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई वस्तु है, वो मान लीजिए इनफाइनाइट और पोल के बीच में, तो ये जो ए बी दिख रहा है ना, यही आपका क्या है? वस्तु है। तो जब ये यहाँ पे रहेगा तो इसका इमेज कहाँ बनता है? तो देखो क्या बोला? बिहाइंड द मिरर, यानी कि दर्पण के पीछे। ये देखो ये इमेज बन रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? दर्पण के पीछे यहाँ पे जो है बनेगा, और कहाँ बनेगा?
पोल और फोकस, F4 क्या होता है दोस्तों यहाँ पे फोकस, क्या होता है? फोकस, तो ये फोकस पे इस तरह से बनेगा। 1 मिनट इसको थोड़ा-सा मैं पतला कर लेता हूँ। अ, 1 सेकंड, इस लेट्स से कलर चेंज कर लेते थोड़ा-सा, ये कलर हो गया, ठीक है? तो ये पोल हो जाएगा इस तरह से। आई बात समझ में? और ये कैसा रहेगा कि ये बनेगा यानी कि वर्चुअल, स्मॉलर एंड इरेक्ट, यानी कि अगर हम यहाँ पे जो है वर्चुअल में तो ये बनेगा क्या आपका आभासी, आभासी होगा, छोटा होगा और सीधा होगा, ठीक है? आई बात समझ में यहाँ पे इस तरह से आपको, ठीक है? ओके, ओके। अब अगर बात कर लेते हैं एक और में, यहाँ पे अगर हम ये कर लें कि मान लीजिए जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे है, वो कहाँ पे इनफाइनाइट यानी अनंत दूरी पे है, कहाँ ये? अनंत दूरी पे, कौन? आपका ऑब्जेक्ट, ये अनंत दूरी पे, ये कहीं अनंत तो होगा, तो तब इसका इमेज कहाँ बनेगा? ये आपके फ़ोकस पे होगा और ये कैसा होगा? वर्चुअल यानी कि आभासी, छोटे साइज़ का और सीधा। तो देखो यही उन्होंने पूछा है, इधर देखो, ये देखो आप आभासी और सीधा, ये हमने पहले पढ़ चुका है, ठीक है? तो तो यहाँ पे जो है मतलब कि सीजीपीएससी ने ये मतलब कि क्वेश्चन पूछा हुआ था और हमने इसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ाई कर लिया, ठीक है? ओके, आगे चलें? चलिए, और इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने और अच्छे से इसको किया हुआ है कि जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तो हमें क्या क्या बनाना है। देखो ये हम लोगों ने इस तरह से बना रखा है, तो ये आपको देखना चाहिए, है ना? ये इस तरह से कि भाई कब कहाँ बनेगा, अगर इनफाइनाइट पे है तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ये हमने पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। उसको एक बार पॉज करके देख लेना, नहीं आएगा तो हमें कमेंट में आप बताना, हम फिर से तो समझा देंगे, ठीक है? ओके, अब देखो वो तो हमने किया था आपके कौन केव लेंस के लिए, ठीक है? अब हम बात करें यहाँ पे कॉन्वेक्स, यानी कि हम यहाँ पे अवतल की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कौन सा लेंस है? ये अवतल। उत्तल पूछा तो अवतल भी तो पूछ सकता है ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी कि जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होएगा तो कहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट यानी कि अनंत पे रहेगा तो आपका फोकस पे बनने वाला है और रियल बने, इन्वर्टेड बने। तो इस तरह से कई सारे कंडीशन है, इन कंडीशन को आप देखना, समझना, नहीं बनेगा तो ये वो पूछना या फिर हमारे को आप जो यहाँ पे जो है कमेंट पूछ सकते हैं, हम इसको बता देंगे आपको, ठीक है? ओके, तो आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन-कौन सा अवतल जो है दर्पण का उपयोग, इसका यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है, ठीक है? तो दूरबीन होता है, हेडलाइट्स में होता है, जो डेंटिस्ट होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है और सौर भट्टियों में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी सर, सभी इसका आंसर है। तो यूज़ पढ़ के जाना, कई बार यहाँ से यूज़ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने बताया ना, साइंस का जो पोर्शन होता है, वो यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड होता है, ना कि क्योंकि उनको ये नहीं आपसे जानना है कि आप साइंस कितना जानते हैं, उनको ये मतलब है कि आप इसका एप्लीकेशन कितना जानते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से होता है, ठीक है? अब अगर बात करें यहाँ पे ऐसे में पूछा है कि अवतल जो है दर्पण का उपयोग बताइए, तो यस यहाँ पे पास जो है दर्पण के रूप में भी यूज़ होता है, स्टोर अंदरूनी के रूप में यूज़ होता है, तो ये सब के लिए यूज़ होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से हमारे पास डी, ठीक है? ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जब 2 समानांतर समतल जो है दर्पणों के बीच कोई जो है क्या यानी कि वस्तु को रखा जाता है, तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनते हैं? मान लीजिए कि ये इस तरह से मान लीजिए समतल जो दर्पण है और एक समतल जो दर्पण कुछ इस तरह से है। तो अगर मान लीजिए इसके बीच में यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो पहले इसकी इमेज यहाँ बनी और फिर ये जो इमेज बनी है यहाँ पे, ये इस दूसरे वाले क्या बोलते हैं मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गई थी। ऐसे बनते अनंत टाइप की इमेज इनफाइनाइट टाइप की इमेज बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आप बार्बर शॉप में गए हो जहाँ पे आपके बाल जो है काटे जाते हैं, नाई की दुकान में गए हों, तो अगर इधर भी इमेज है, इधर भी, तो आप देखोगे आपकी इनफाइनाइट इमेज इस तरह से बन रही होती है, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे अनंत, ठीक है? ओके। तो इसको यहाँ पे हम मतलब कि जो है क्वेश्चन नंबर 57 इसको हमने यहाँ पे देखा। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। यदि कोई जो है व्यक्ति पानी से जो है भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है, तो सिक्का वास्तविक ऊँचाई से काफ़ी ऊपर की ओर दिखता है। हुँ? अब ऐसा क्यों होता है? तो अब ऊपर को सिक्के दिखता है तो सिक्का वास्तविक ऊँचाई से अधिक ऊँचाई पे देखने जो है यानी कि लगेगा, से अपेक्षाकृत में कौन-सा सही है? ओके, 1 सेकंड। कई बार सिक्का दिखता है तो ये थोड़ा-सा यानी मिस्टेक है, इसको आप मतलब को छोड़ देंगे। इस जो है क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ये शायद मतलब कि जो यानी कि गड़बड़ी हो गया है, इसको छोड़ देंगे। ये जो है मेरी कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको छोड़ देंगे, आगे चलते हैं अपन, ठीक है? तो ये हम जो है अगले जो क्वेश्चन की ओर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ बोला है कि जो है वायु में यानी कि जल में वायु का बुलबुला कैसे व्यवहार करेगा? ये हो जाएगा हमारे पास कौन-सा? ऑफ्टल लेंस कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है? तो इसको हम याद रखेंगे। सेम
यहाँ पे भी सेम कहानी है कि जो अवतल लेंस होता है उसको हम यहाँ पे अपसारी लेंस भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब ये समझ लेते हैं कि आखिर उत्तल लेंस और अवतल लेंस दिखता कैसे है? तो य ये देखो, ये कौन-सा ये आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है और ये जो इस तरह से रहता है उसको क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। इसका काम क्या होता है? जैसे रेज़ यहाँ से लाइट वेव्स आ रही हैं, इनको एक जगह पे इकट्ठा करने का काम होता है, किसका? अवतल लेंस का। और इसका काम क्या होता है? इधर से लाइट आ रही है, उसको फैलाने का काम इसका होता है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? अभिसारी लेंस, ठीक है? समझ में आ गया? तो इस तरह से हो जाएगा। अब बात करते हैं 61 में, यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल जो दर्पण की न्यूनतम ऊँचाई कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये कभी भी h/2 होनी चाहिए। यानी कि उस आदमी की जो ऊँचाई है उसका आधा होना चाहिए, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? 1 मिनट। यहाँ पूछा है कि उसकी जो है वक्रता त्रिज्या होती है। तो अब देखो ध्यान समझो, अगर मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है, ये कोई समतल जो है दर्पण है, तो एक बात बताइए कभी भी जो त्रिज्या किसकी होती है? त्रिज्या कभी भी एक जो है वृत्त की होती है। अगर ये समतल है तो इसकी जो है त्रिज्या कैसे होगी? इसकी तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसकी जो मतलब कि जो है त्रिज्या हो जाएगी अनंत। ओके। अब बात करते हैं दूरदृष्टि दोष जो है निवारण के लिए किस जो है लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान समझेंगे। देखो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक कैसा है? ये देखो, ये क्या है? दूर और ये क्या है? निकट। छोटा वर्ड कौन? दूर। ये कौन है? निकट। तो जो निकट है यहाँ पे आ जाएगा अवतल और छोटा कौन है यहाँ पे? उत्तल। एक आएगा उत्तल, एक अवतल। तो दूर कौन है? जो निकट है, तो छोटा निकट तो वो अवतल आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? दूर से उत्तल, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आने वाला है ना? क्या पूछा हमने? दूर पूछा ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? उत्तल लेंस। एक बार समझ में? चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है 64 में, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश से अंधेरे के कमरे में प्रवेश करता है, तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता। बाद में धीरे-धीरे चीज़ें उसको दिखाने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेंस के व्यास व फोकस दूरी में जो है मतलब कि परिवर्तन आ जाता है इस तरह से, ठीक है? तो ये भी है, ये भी इन सबको देखते हैं कि आखिरकार क्या होगा। तो अब इसको जो है देख लेते हैं। तो पुतली का आकार जो है परिवर्तन होता है। अब देखो जो आपकी जो पुतली है, ये जो छेद है इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इसको? आइरिस। आइरिस। आइरिस का काम होता है कि आपकी आँखों में कितना प्रकाश जाएगा उसको वो जो है मतलब कि रेगुलेट करता है। वो यानी कि वेरिएबल होता है वो कभी छोटा कभी यानी बड़ा होने मतलब लग जाता है। तो ये आइरिस होता है। तो यहाँ क्या बोलता है पुतली का आकार जो परिवर्तन होता है ये जो आइरिस होता है ना इसको क्या बोलते हैं पुतली बोलते हैं। ठीक है? अब यहाँ बोला है कि लेंस के व्यास व फ़ोकस दूरी में जो है परिवर्तन आता है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे जो है रोडॉप्स का जो है व्यंजन व यानी कि पुनः जो है यानी कि रचना होता है। ये एक टाइप का एंजाइम है, इस टाइप का प्रोटीन है, इसके चक्कर में ये होता है, ठीक है? आँखों का अंधेरा के समय ये जो है प्रतिकूल होता है। ये बिल्कुल चारों चारों क्या है यहाँ पे सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है? ओके। तो यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है? ओके, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है हमसे कि यहाँ पे जो पूरा अगला क्वेश्चन ये सीजीपीएससी ने पूछा हुआ है कि आँखों के लेंस का फ़ोकस दूरी, है ना? किसके कार्य से परिवर्तित होती है? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो है सिलियारी मांसपेशियाँ। इसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन है। ये देखिए, ये इसका हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। जो हमने यहाँ पे एंजाइम ये सब बताया आपको, ये इस तरह से इनको एक बार जो है देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है? अब ये हमारे आँखें हैं, तो ये जैसे मैंने बताया ये अभी क्या है आइरिस है, ये आपकी जो है यानी कि पिपल्स है और इस तरह से देखेंगे ये देखिए ये हमारे पास जो है सिलियरी बॉडी, ये जो मतलब कि सिलियरी बॉडी है, इसी के जो संकुचन और इस तरह से चीज़ें आपको दिखती हैं, ठीक है? ओके? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि निम्नलिखित जो कथनों पर विचार कीजिए। हम बोल रहा है कि मतलब कि मानव की सामान्य यानी कि स्वस्थ आँखों के लिए स्पष्ट जो दृष्टि 25 सेंटीमीटर बिल्कुल ये तो सही बात है। यहाँ बोला है कि लेंसों की शक्ति जो है डायोप्टर में मापी जाती है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये जो रेटिना है ना, तो यहाँ से अगर मान लीजिए कोई इस तरह से बनेगा तो ये अब देखो ये जो लेंस इस तरह से उत्तल जैसा है, तो ये यहाँ पे दोनों को इस तरह से बना दे, तो कहाँ बनता है ये रेटिना पे बनता है, ठीक है? अब यहाँ पे जो क्या बोल रहा है कि दूर जो है दृष्टि दोष में ये पीछे बनता है, तो बिल्कुल इसका आंसर सबको सही आ जाएगा और अगर हिंदी में चाहिए ये इमेज तो यहाँ पे इस तरह से है,
ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम आपको इमेज से लेके हर एक चीज़ ला रहे हैं, मतलब इमेज भी ला रहे हैं, इसको कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हैं, थ्योरी भी ला रहे हैं। अब आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आपको लाइक भी करना है, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। हुँ? अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप के जो है दृष्टि दोष होते हैं, है ना? 2 टाइप के यहाँ पे जो है दृष्टि दोष होते हैं, हिंदी में यहाँ पे जो लिख लेते हैं। तो दृष्टि दोष होते हैं, ठीक है? एक यहाँ पे जो है उसको बोलते हैं मायोपिया और एक बोलते हैं इसको यहाँ पे जो हाइपर यानी कि मायोपिया। इसको बोलते हैं निकट जो है दृष्टि दोष और इसको बोलते हैं यहाँ पे दूर दृष्टि दोष। तो इस तरह से होते हैं, है ना? इनको ठीक ठीक जो है करने के लिए अलग-अलग कंडीशन होती है, लेंसेज़ का यूज़ किया जाता है, जो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है? ओके। अब आगे चलते हैं इस तरह से ये है क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 68। अब यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था एक साथ बनी रह सकती है, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिक पॉइंट, जहाँ पे तीनों ये रह सकती हैं, ठीक है? ओके, आगे चलें? ठीक। यहाँ पे है कि जो है थर्मल फ्लास्क में लंबे जो है यानी कि समय तक तरल पदार्थ जो है गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उसमें ऊष्मा का कहीं से भी हानि नहीं होती है। ऐसा क्यों? इसमें संवहन और जो है विकिरण दोनों नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से संचालन भी, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, है ना? संचालन भी नहीं होएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 किसने बोला है कि 100 जो डिग्री सेल्सियस से वाष्प द्वारा जो है उत्पन्न मतलब कि पानी से जलना और उसके भाप से जलना अधिक गंभीर होता है। ऐसा क्यों? ये देखो 2008 में आपके सीजीपीएससी ने पूछा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आता है उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। वो जो भाप होती है जो भाप होती है, उसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका? अधिक। इस तरह से दाब नहीं, ये नहीं आएगा। इसका आंसर आ जाएगा ये, अधिक भाप ऊष्मा दी जाती है, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं और यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं वो कि किसी तापमान पर सेल्सियस और यानी कि फ़ारेनहाइट का मेल कब होता है? तो इसका आ जाएगा -40, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? इसको हम निकाल भी लेंगे अभी, ठीक है? ओके। तो ये एक फ़ॉर्मूला है, इससे हम निकाल सकते हैं कि जो F होता है, F मतलब कि फ़ारेनहाइट द 9/5 इंटू C प्लस 32, ये एक फ़ॉर्मूला होता है। इस फ़ॉर्मूले से हम लोग कोई भी चीज़ को निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो देखो फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है ना, तो 9/5 कर लो इंटू सेल्सियस कितना रहेगा 50 और प्लस 32, ठीक है? तो इसको काटा तो कितना आ जाएगा 10 टाइम आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 9 टी आ जाएगा और प्लस 32 आ जाएगा। ये जाएगा 112, कितना आ जाएगा 112 फ़ारेनहाइट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 112 फ़ारेनहाइट। तो आंसर आ जाएगा इसका आपके यहाँ पे बी। ओके, समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं, यहाँ पे जो है परम शून्य ताप क्या होता है? तो जो है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है, ठीक है? आगे चलते दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि जो थर्मोस्टेट होता है उसका काम क्या होता है? दोस्तों यहाँ पे जो थर्मोस्टेट होता है उसका मेन काम ये होता है कि आप किस तरह से टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, है ना? तो इसको आपको तापमान को स्थिर बनाए रखना इसका काम होता है, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा बात को समझ लेते हैं। अगला जो यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि जब अ, सिले जो है यानी कि बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर जो है रखा जाता है, तो ये वापस जो है कुरकुरे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए ये जो है नमी को अवशोषित यानी कि कर लेती है, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे जो है अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, इसकी हम यहाँ पे जो बात कर लेते हैं। प्रेशर जो है कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जैसे हम खाना डालते हैं, तो जैसे हम इसका प्रेशर बढ़ाते हैं और जैसे आप यहाँ पे चीज़ों का प्रेशर बढ़ाते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से इसका जो मतलब कि क्वथनांक है, वो क्या हो जाता है? घट जाता है। ओके, उसका है ना? ठीक है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे जो है प्रेशर बढ़ाया, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ऑप्शन नंबर ए, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बनने से खाना जल्दी टूट जाता है और खाना जो है जल्दी यहाँ पे इस तरह से बन जाता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि जो है यदि हवा का तापमान बढ़ता है, तो जलवाष्प जो है ग्रहण करने की ताकत भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये हमने इस तरह से जो है देख लिया। अगला बात करते हैं कि यांत्रिक जो है तरंगों के बारे में निम्नलिखित जो क्वेश्चन पे विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो तरंगों का चैप्टर है, यहाँ से ये सीजीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से हर साल वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? मतलब 2 से 3 लास्ट ईयर ही 2 क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने यहाँ से, ठीक है? ओके। तो यांत्रिक जो है तरंगे किसी भी भौतिक माध्यम से उत्पन्न जो है विक्षोभ,
हैं, जो बिना अपना स्वरूप जो बदले एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर आगे को जो बढ़ती रहती हैं। यांत्रिकी जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये क्या बोल रहा है, इसको एक बार जो पढ़ लेते हैं। यांत्रिक जो है तरंगे किसी भौतिक माध्यम में जो है संचित होती हैं। यांत्रिक यहाँ पे जो मैकेनिकल हो, थोड़ा ये समझाने से पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ आपको। देखो ध्यान समझो। जो तरंगे होती हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं। देखो आपको फोकट की पंचायत याद ही नहीं है, आपको 2 टाइप सिंपल समझा रहा हूँ एकदम सिंपल। यहाँ पे जो है समझो, एक होता है यांत्रिक तरंगे, एक होता है कौन-सा? यांत्रिक जो है तरंगे, और एक यहाँ पे होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। एक होता है यांत्रिक तरंगे, एक होता है क्या यहाँ पे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, 2 होता है, ठीक है? यांत्रिक और विद्युत चुम्बकीय। ये जो विद्युत चुम्बकीय होता है, इनको कभी भी ट्रैवल करने के लिए, भागने के लिए या एक जगह से दूसरे ज ज जो यानी कि जगह पे जो है जाने के लिए कभी भी इनको अ, मीडियम या ये बोलते माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इनको जो है इनको माध्यम की इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इनको माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? इनको माध्यम की जो है यानी कि जो है यानी कि पड़ती है। तो यस, ये सब तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी स्पेस आ जाएगा। ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है ना? जो ऊपर वाला जो यानी कि क्वेश्चन है ना, इसका ये व्याख्या है। इसको आप एक बार पढ़ लेना और देख लेना। ओके? चलिए, यहाँ पे बोल रहा है कि अनुदैर्ध्य जो है तरंगों का उदाहरण क्या है? तो पहले इसको समझ लेते हैं। अब देखो, ये अनुदैर्ध्य यानी कि तरंगे पहले होती क्या, उसको यहाँ पे देख लो। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अनुदैर्ध्य जो है तरंगे वो होती हैं, है ना? जो इसके जो पार्टिकल होते हैं, वो प्रसार के समानांतर इस तरह से मूवमेंट कर रहे होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है ना? इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? हवा है, भूकंप है, अल्ट्रासाउंड है ना? एक स्प्रिंग का कंपन है, गैस में उतार-चढ़ाव है ना? और सुनामी है, ये सब कौन-से हैं? ये आपके अनुदैर्ध्य, है ना? इसको हम यहाँ पे जो बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है? तो यस, इसका एग्ज़ाम्पल इस तरह से है ना? ये जो है ट्रांसवर्स है, और एक होती है यहाँ पे अनुप्रस्थ, ठीक है? तो यस, ये अनुप्रस्थ है और ये अनुदैर्ध्य है, ठीक है? इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। और अब देखो, ये इस तरह से ये पार्टिकल इधर से मूव कर रहा है, इधर-इधर, ठीक है? ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये आगे-पीछे, आगे-पीछे, आगे-पीछे इस तरह से, ठीक है? तो ये आपने जो है समझ लिया, आगे करते हैं। अब अनुप्रस्थ जो है तरंगे क्या होती है? सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ये एग्ज़ाम्पल आप जो है ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल ही पूछते हैं, है ना? एग्ज़ाम्पल, यही पूछते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? तो ये हमने समझा दिया आपके लिए, ठीक है? ओके, जिसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर पीडीएफ में तो है ही पूरा मामला, ठीक है? देखिए, ये भी एग्ज़ाम्पल है, हम लोगों ने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की इस तरह से, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं यहाँ के अंदर कि बोल रहा है कि एक जो है सितार में किस प्रकार की जो है तरंगे उत्पन्न होती थी? इसका आ जाएगा अप्रगामी अनुप्रस्थ जो है तरंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है? ओके। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि रेडियो जो है तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा आयन मंडल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयन मंडल के अंदर कई सारे आयन मंडल के अंदर कई सारे दोस्तों हमारे को यहाँ पे क्या होता है? आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन होते हैं। और आयन से जब कभी भी विद्युत चुम्बकीय जो है तरंगे, मान लीजिए आयन बहुत सारे, है ना? ये मान लीजिए बहुत सारे आयन, और यहाँ से मान लीजिए कोई विद्युत जो है चुम्बकीय तरंगे आके टकराएँगी, तो ये क्या हो जाती हैं? डिफ्लेक्ट हो जाती हैं इस तरह से, ठीक है? तो यानी कि परावर्तित हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है? तो आंसर ये आ जाएगा। अब अगला यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेडियो जो है मतलब की तरंगे चुंबक से जो है बंकित होती हैं। रेडियो जो है तरंगों की जो प्रकृति विद्युत चुम्बकीय होती हैं। तो ये जो पहला है, ये तो जो है गलत है, ये बंकित नहीं होती हैं। लेकिन ये ज़रूर होता है, तो क्या हो जाएगा इसका? अ, आर सही है ना? तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से डी हो जाएगा, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है? ये इसका व्याख्या दिया हुआ है ऊपर वाले जो है क्वेश्चन का, इसका व्याख्या दिया हुआ है, ठीक है? इसको आप एक बार समझना, ओके? चलिए, तो ये हमारे पास मान लीजिए पूरा क्या है दोस्तों? ए लेयर है, ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारे पास क्या है? वायुमंडल, ठीक है? तो ये जो मतलब यानी कि थर्मोस्फीयर है ये, इसको बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं इसको? आयन मंडल। तो आयन मंडल में ये आपको विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे देखने में मिल रही हैं, तो ये सब चीज़ें, ठीक है? और यहाँ पे यानी कि क्या होते हैं कि ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? समताप मंडल। इसको वो बोलते हैं मध्य मंडल, और इस तरह से इसको बोलते हैं बाह्य मंडल, बाह्य मंडल, ठीक है?
और जितना भी मौसमी गतिविधियाँ होती हैं, वो सब कहाँ होती हैं आपके इसी क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल कहाँ स्थित है? क्षोभ मंडल जस्ट आपके समताप मंडल और यहाँ पे समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में ओज़ोन परत भी है, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो ये था, हमने इसको आपके लिए थोड़ा समझा दिया, ओके। चलिए आगे चलते हैं इस चीज़ को लेके। यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तृप्त होता है? वायुमंडल की बात हो रही है, वायुमंडल किससे गर्म होता है? तो सौर जो है विकिरण से बिल्कुल नहीं, दीर्घ जो है तरंगों से, परावर्तित किरणों से यहाँ पे जो बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो है दिया हुआ है और ये जो इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा बस बी, ठीक है? ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये व्याख्या है ना? तो दोस्तों इसका व्याख्या आप एक बार देख लेना, समझ स्क्रीनशॉट या फिर आप पॉज़ करके वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, या ये चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 84 है, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो है मतलब कि निम्नलिखित में से किसकी जो है तरंग की लंबाई सबसे अधिक होएगी? तो यस, ये हमने ऑलरेडी मतलब कि देख चुका है इसके। देखो अब यहाँ पे पूछा, देखो तो इंफ्रारेड है, एक्स-रे, तो यहाँ पे बोला सबसे लंबा किसका होगा? तो सबसे लंबा अगर आप देखें तो यस, ये हमारे पास कौन है? इधर देखो, ये दीर्घ जो है मतलब रेडियो जो है तरंगे, इधर जाओगे तो ये जो है छोटी होती जाएँगी, ठीक है? तो एक्स-रे जो है पराबैंगनी बैंगनी है और ये क्या होना आपकी जो है दृश्य प्रकाश है ना? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो है आपका आंसर सी, क्योंकि आप यहाँ पे जो है देख रहे हैं इनकी दृश्य प्रकाश है, फिर औरत्य भी है। हुँ? तो इसका औरत्य भी है, तो इसका आंसर आ सकता है आपका जो है इंफ्रारेड आ जाएगा। इसको क्या माफ़ करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा इंफ्रारेड, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 85 पे, यहाँ पे बोला है कि विद्युत चुम्बकीय यानी कि विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? सेम कहानी है, ऊर्जा की बात चल रही है। ई इज़ इक्वल्स टू एससी बाई लैम्ब्डा। यस, इससे हम मतलब कि जो है निकाल सकते हैं। अब लैम्ब्डा जिसका ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो बोला अधिकतम किसका? तो ऑब्वियस है लैम्ब्डा जिसका सबसे कम होगा। तो यस, यहाँ पे आप देखेंगे गामा रेज़ की जो मतलब कि तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम है ना? यहाँ पे देखेंगे, ये देखो गामा, एक्स रेज़, इनकी जो मतलब कि तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम है। तो इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इन्हीं की तो होगी। यस, इसका आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि अगर जो है तरंग दैर्ध्य कम है तो एनर्जी क्या होगा? यहाँ पे जो है बढ़ जाएगा, ओके। अच्छा, अब देखिए ये हाल ही का जो है क्वेश्चन है पिछले साल का 2022 में कि सीजीपीएससी ने क्या पूछ लिया, इसको देखो। यहाँ बोला है कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन एफएम की बात चल रही है, बारे में क्या सही नहीं है, हमें क्या बताना है यहाँ पे? गलत बताना है। पहला, आवृत्ति यानी कि मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज जो है आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है, बिल्कुल। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो इसका क्या सही नहीं, ये बताना है, ठीक है। आयाम ये बदलती नहीं, ये भी ठीक है। इसका ये किया था बैंडविड्थ मॉड्यूलेशन से ज़्यादा होता है, अब समझते हैं इस चीज़ को। एक सेकंड में। देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि जो आवृत्ति मॉड्यूलेशन की जो आवृत्ति रेंज है ना? वो आयाम मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी से कम होती है। तो यही आपका पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? पहला ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपका है गलत है, बाकी सारे के सारे ये सही है ना? तो आंसर आ जाएगा इसका 1, है ना? आगे चलते हैं, ये हमने यहाँ पे जो देख लिया, ओके। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, जो या फिर विद्युत चुम्बकीय जो मतलब कि तरंगे हैं, है ना? विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे हैं, विद्युत विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे हैं, उनका जो काम है, ये काम काफ़ी बार पूछा जाता है, इनका काम क्या-क्या है? तो देखो ये सब का काम पूछा है, मतलब कि रेडियो वेव का क्या काम है, माइक्रोवेव का क्या काम है, इंफ्रारेड का क्या काम है ना? इस तरह यानी विज़ुअल लाइट का पराबैंगनी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि हमने सभी चीज़ों का जो क्या काम है उन सबको एक जगह पे लिखा है आपके लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना? या फिर आप इसको पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ना है इसको आपको, ठीक है? आगे चलते हैं, सेम यहाँ पे भी है, ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है 87 नंबर का क्वेश्चन, इसको एक बार जो है देख लेते हैं। यहाँ बोला है कि ध्वनि जो है तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? आइए विचार करते हैं। यहाँ से हमसे पूछा गया है कि जो है ध्वनि तरंगे यांत्रिक जो है कहलाते हैं, क्योंकि उनमें संचरण के लिए ये आवश्यक होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो है प्रकृति पर निर्भर जो है करता है माध्यम पे, है ना? जो है जिससे होकर ये जो है गमन करते हैं। अतः ध्वनि की जो चाल है वो भिन्न-भिन्न माध्यम बिल्कुल ठीक बात है। तापमान पर भी निर्भर करता है, जैसे तापमान को बढ़ाते हैं चाल भी बढ़ती जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। और आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। इसका आंसर आ जाएगा, चारों सही है दोस्तों, ठीक है? ओके। अब चलते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 88 में यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे पहला जो मतलब माध्यम है ये वाटर है, और जो दूसरा माध्यम ये आपका आयरन है। जो तीसरा यहाँ पे माध्यम है वो कौन आपका यहाँ पे नाइट्रोजन है।
नाइट्रोजन है। देखो ये क्या आपके पास लिक्विड है, ये क्या आपके पास जो है लिक्विड, ये क्या आपके पास सॉलिड क्या है? सॉलिड और ये क्या आपके पास गैस। तो जो हवा होती है या फिर जो एयर होती है, एयर की जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है स्पीड कहाँ पे? सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद कहाँ होती है? लिक्विड में और फिर किसमें होती है? गैस में। यानी सबसे अधिक जो तेज़ होती है वो क्या? ठोस में, फिर जो है द्रव्य में और फिर कहाँ होती है? गैस में, ठीक है? तो यस, इसका आंसर था 1, 2, 3 बिल्कुल, ये आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं 89 में, यहाँ बोला है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की जो है गति अधिकतम, ये देखो 2004 में पूछ लिया आपके, तो यस ऑब्वियस है, लोहे के अंदर होगा और कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 91 की यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं, यहाँ पे है म्यूज़िकल कॉन्सर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आपकी दीवारों को यहाँ पे जो है मतलब कि परावर्तित करना चाहिए, ताकि मान लीजिए हॉल है, ठीक है? और ये इस तरह से हॉल है, अगर यहाँ पे कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, तो अगर आवाज़ इधर जा रही है और इधर जा रही है, तो यहाँ पे अगर चीज़ों को जो है मतलब कि परावर्तित अगर जो है करेंगे, तो यहाँ पे इको जो है क्रिएट होगा और इको जो है क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पे चीज़ों को अवशोषित कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इको जो क्रिएट होगा, तो आपको दोबारा-दोबारा आपको साउंड यहाँ पे सुनाई देगा, है ना? तो इको नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से उसको आवाज़ को अवशोषित जो है कर लेना चाहिए, ठीक है? ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है कि भैया ये बताइए कि इसकी मतलब कि ध्वनि की एक महत्वपूर्ण अभिलक्षणा यहाँ पे जो है जो है तारतम्य है, जो कि किस बात पे डिपेंड करता है। तो जो मतलब कि तारतम्य होता है, वो हमारे को यहाँ पे जो है आपकी आवृत्ति पर या फिर जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये हमें इस तरह से मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे अगला जो है क्वेश्चन नंबर 93 इसकी बात कर लेते हैं एक बार ना। यहाँ पे यहाँ पे हमसे यानी कि बोला गया है कि पराश्रव्य जो है जो है तरंगों के बारे में निम्नलिखित जो है कथनों पर बात करिए। अब ये जो है पराश्रव्य जो है तरंगे हैं, इनके बारे में अब देखो यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, है ना? तो इसको हम आगे भी बहुत अच्छे से जो है देखने वाले हैं। हालाँकि इसमें पूछा है कि जो है ये पराश्रव्य ये अल्ट्रासोनिक वेव की यहाँ पे जो है बात हो रही है, ठीक है? तो इसमें हमसे पूछा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दूर हटाने में काम होता है, बीमारी उपचार करने में, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका आंसर आ जाएगा सभी डी सब क्या आ जाएँगे? तो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये पे जो व्याख्या दी हुई है ना, व्याख्या आप उसको एक बार देखना, ओके? आगे चलें, तो अब देखो यहाँ पे जो है मतलब कि अलग-अलग टाइप की जो मतलब की ध्वनियाँ होती हैं, उन सब का कितना क्या हो सकता है, जो मतलब की थ्योरी हो सकती है, यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार रीड कर लेना आप लोग इसको, है ना? या स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है और इनका यूज़ कौन-कौन यहाँ पे जो करता है, ये भी हमने दिया है कि इनका यूज़ क्या-क्या होता है ना? ओके, अच्छा। हम बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या-क्या बात है यहाँ पे? पहले पहले यहाँ पे जो बात कर लेते हैं, जो हृदय हैं, ये औसत आवृत्ति पर कंपन करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ध्वनि की जो है गति गैस में जो है यानी कि द्रव और ठोस के अधिक होते थे, बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है सबसे ज़्यादा जो होती है वो सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। तो 2 हट जाएँगे, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो और ये भी 2 नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा आपका 3, ठीक है? इस तरह से हमने इसको देखा। अब ये देखिए हमने इधर दिया है, ये आपके पास क्या है? इंफ्रासोनिक है, ये ऑडिबल साउंड है और ये आपके पास कौन-सा है? अल्ट्रासाउंड है ना? ये जो आपके क्या है? पराश्रव्य है। और ये पे कौन-सा है, जो मतलब कि सुनाई देने वाली है, जो हम लोग सुनते हैं और ये कौन है आपके पास, जो है इंफ्रारेड, ठीक है? तो ये जो इंफ्रा जो सोनिक होता है, ये ऑक्टोपस है, व्हेल है, हाथी, ये सब सुन लेते हैं और ये जो है, ये 20 हर्ट्ज़ से कम है। ये 20 हर्ट्ज़ से कम इसकी है और ये सब क्या है 20 हर्ट्ज़ से 20,000 के इक्वल है और ये 20,000 से अधिक है। तो इनको कौन सुनता है? डॉल्फिन हो गया, जो मतलब कि चमगादड़ हैं, वो इसको सुनते हैं, ठीक है? तो इनका उपयोग अलग-अलग किया जाता है। अब जैसे जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? मतलब कि नेविगेशन के अंदर किया जाता है। यहाँ पे जो है अल्ट्रासोनिक, मान लीजिए किसी के पेट में कोई जो दिक्कत है या फिर कोई जो है गर्भवती महिला है, उसके पेट के अंदर का पूरा मामला देखना है, पूरा हाल-चाल देखना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे अल्ट्रा जो है सोनिक का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इको जो है आपने ईसीजी का नाम सुना होगा, है ना? जो ईसीजी होता है, जो आपके मतलब कि धड़कन का एक पूरा तरह से मैप बनाता है, कहाँ पे आपका पंपिंग क क्या कैसा हुआ, वहाँ पे भी अल्ट्रा जो है मतलब सोनिक का यूज़ होता है। एक यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है लिखा हुआ है लिथोट्रिप्सी, इसका यूज़ कहाँ होता है? एक्चुअली जो आपकी किडनी होती है ना,
तो आपके क्या होते हैं जो मतलब कि किडनी को मतलब कि डायग्नोस जो करने के लिए इसका भी उपयोग होता है, ठीक है? और इमेजिंग का साफ-सफाई के लिए भी संचार में इसका यूज़ होता है। ये जो अल्ट्रा साउंड है इसका उपयोग यहाँ पे भी अलग-अलग कौन से मतलब जानवर करता है ये सब मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ओके? आगे चलते हैं। यहाँ बोला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो बोल रहा है कि यहाँ पे इधर से हम लोगों ने आपके सामने राशियाँ डाल दी, इधर आपको मैंने इकाई डाल दी, क्या-क्या इकाई होगी, ठीक है? ओके, तो इकाई में हम इसको समझ लेते हैं, तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि जो मतलब की ध्वनि है, तो इसकी जो इकाई होती है दोस्तों, वो होती है यहाँ पे जो है डेसिबल, ठीक है? ओके, जो लेंस होता है, जो तो लेंस का इकाई होता है क्या यहाँ पे? डायोप्टर। जो ओज़ोन परत है, इसका होता है क्या? डॉप्सन। और प्रकाश की तीव्रता क्या होता है? कैंडेला। तो इसको हम देखें अगर, तो एक का कौन है? बी। तो एक का कौन है यहाँ पे? बी, तो बी इन दोनों ऑप्शन में तो ये तो हो नहीं सकते और ये भी नहीं हो सकते। आगे देखते हैं, यहाँ बोला है जो लेंस है, लेंस का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, तो 2 का सी, तो 2 का सी इन दोनों में है, तो फिर से हमारा मामला फ फँस गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओज़ोन की मोटाई क्या है? डी, तो 3 का डी होना चाहिए, तो 3 का डी बिल्कुल, तो ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है? ओके, आई बात समझ में? आगे चलें? चलो। तो ये बिल्कुल हमें समझ में आ गया कि अगर हम जो है फुसफुसाते हैं तो ये आवाज़ है हमारे पास। अगर हम गुस्से से बात कर रहे हैं या फिर जो है मतलब कि चिल्ला-चोट कर रहे हैं तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? तो इसको भी एक बार आप मतलब कि देख लीजिएगा, ये व्याख्या टाइप की है। ओके, चलिए। अब देखिए सेम चीज़ जो यहाँ पे हमने समझा है उसी का ये एग्ज़ाम्पल है। तो येस अगर यहाँ पे 2 अलग-अलग चीज़ें दी हुई हैं तो इनका क्या होगा इसको मैच करने से इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से डी, ठीक है? अब इसको एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, चलिए। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 98 में एक जो है मज़दूर रेल की जो पटरी पर कार्य कर रहा है, एक जो है लड़का कुछ दूरी पर अपने कानों में जो है पटरियों पर मतलब कि रखकर जब सुनता है तो उसको 2 आवाज़ें सुनाई देता है। जब हथौड़ा मारे एक तरफ और जो दूसरा ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे जो है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु वेग से अधिक होता है, इसलिए ऐसा होता है। अब देखो क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये जो रेलवे ट्रैक है इसमें कोई हथौड़ा यहाँ पे मारा, तो कान लगाकर कोई सुन रहा है तो उसको ये जो हथौड़ा मारा ये आवाज़ पहले सुनाई देगी और जो एक बार फिर से मारा तो जो हवा में भी तो एक आवाज़ आएगी तो वो बाद में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो है इस्पात में जो आवाज़ है मतलब कि ध्वनि की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है इसलिए ऐसा होता है। ठीक है? हो गया समझ में आ गया? अब आओ क्वेश्चन नंबर 90 में यहाँ पे जो है देख लेते हैं। ये सीजीपीएससी जो है 2020 का मतलब कि क्वेश्चन है लास्ट ईयर का ही, है ना? जब हम ठोस से जो है गैसीय अवस्था में आते हैं तब जो है मतलब कि ध्वनि की जो है स्पीड वो कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है ना? अब बोल रहा है कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं, तापमान को कम किया तापमान को कम किया, वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। गलत बात है। तापमान के बढ़ने से इसकी जो है मतलब की ध्वनि की स्पीड भी बढ़ जाती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है? ओके। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार जो है ध्वनि की जो है गति काँच के माध्यम की जो तुलना में एल्युमिनियम में कम होती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको मालूम है सबसे ज़्यादा मतलब कि मेटल में होता है, तो तीसरा तो हो ही नहीं सकता, तो ये हट गया और ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे एक बार फिर से इसको जो है चेक कर लेते हैं, तो ये तो पहले तो होगा ही होगा, तो पहला अब इन दोनों की जो है लड़ाई है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे जो बात करें फिर से वो पढ़ लेते हैं, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं, वैसे इसकी तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका केवल सी। ओके? आई बात समझ में? अब बात करते हैं यहाँ पे जो है टेलीविज़न जो है प्रसारणों में ये जो साउंड वेव है, जो साउंड वेव को भेजने के लिए हम लोगों ने पहले भी जो है देखा था एफएम का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ठीक है? ओके? और जो एएम का यूज़ किया जाता है वो वीडियो के लिए या फिर जो फ़ोटो के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? हो गया, समझ में आ गया आपको यहाँ पे? ठीक है। अब बात करते हैं कि यस, ये जो हमने यहाँ पे देखा ना क्या बोलते हैं चित्रों के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है? आप ये आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो यूनिट वाला जो है क्वेश्चन है, ऐसा कई बार जो है मतलब कि यूनिट वाले जो है क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इसका फ़ॉर्मूला है, ये रहा हमारे पास फ़ॉर्मूला। जो यूनिट की जो संख्या होती है, वो होती है किलोवाट और वाट इंटू घंटा। तो यहाँ बोला है कि 60 वाट, तो वाट कितना हो जाएगा 60 इंटू घंटा कितने 5 घंटा रोज़ यूज़ होता है, 5 घंटा यूज़ किया और तो कितना में यहाँ पे बिजली का जो है खर्चा आएगा? तो यस इसको हम लोग बोला कि 30 दिन तक ये तो एक 1 दिन का हो गया। अब 30 हो गया और 1000 से हम इसको कर देंगे डिवाइड तो ये गया ये और ये हो गया 5 1 जा 5 5 2 जा और 3 1 जा 3 3 जा तो आपका आ जाएगा रुपीज़ यहाँ पे 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9 रुपीज़ तो क्या आ जाएगा खर्चा आ जाएगा। ठीक है? तो ये भी
इस तरह से भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये हमारे पास इससे होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने 102 जो है क्वेश्चन यहाँ पे जो है कर लिए। आगे और यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि एक जो है मकान में 2 बल्ब जो है लगे हुए हैं, ठीक है? उनमें से एक दूसरे से अधिक जो है प्रकाश जो है देता है, ऐसा क्यों होता होगा? तो अब देखते हैं जो 2 बल्ब मान लीजिए हैं, एक ये वाला मान लीजिए क्या बोलते हैं बल्ब है, एक बल्ब का जो है मतलब डायग्राम हम यहाँ पे जो बना लेते हैं, एक ये बल्ब है, एक ये बल्ब है, ठीक है? ये इसका मान मान लीजिए क्या होता है फिलामेंट है और दूसरे का फिलामेंट ये है, तो एक ये है और एक ये है, ठीक है? तो इसकी लाइट और इसकी लाइट क्या है ज़्यादा है ना? 2 बल्ब है एक दूसरे से अधिक, ऐसा क्यों है? ऐसा हो रहा है प्रकाश का रेजिस्टेंस पे निर्भर करता है, दोनों बल्ब में समान रेजिस्टेंस है, अधिक प्रकाश वाले का रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले का बिल्कुल। तो जो कम प्रकाश हो रहा है, कम प्रकाश क्यों होगा? क्योंकि उसको वोल्टेज कम मिल रहा होगा और वोल्टेज कम क्यों मिले? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एक ओम का नियम होता है दोस्तों कि V = IR, ओम का नियम होता है V = IR। अब अगर यहाँ पे अगर देखेंगे V प्रोपोर्शनल R हो जाएगा, तो अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे, अगर हम यहाँ पे V = IR अगर हम बढ़ाएँ यहाँ पे, ध्यान समझना, अगर हम यहाँ पे ध्यान समझेंगे, V = IR को देखें, तो V/R बराबर I आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाना है, तो हमें रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर टोटल यहाँ पे सप्लाई अधिक हो जाती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी के बराबर आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, डायनो या फिर जो है टरबाइन का काम क्या होता है? तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, इसका सी आंसर आ जाएगा, ठीक है? ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर यहाँ पे। अब जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 105 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने वाली विद्युत मोटर प्रायः जल जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, कि इसका आंसर आ जाएगा बी, वे अधिक की विद्युत धारा खींचते हैं, जो कि वोल्टेज के यानी कि वर्गमूल के विलोमानुपाती होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल जो है क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास जो है बी आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब देखो, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे जो पावर होता है, जो पावर होता है, पावर यानी कि जो शक्ति होती है, वो हमेशा वोल्टेज इंटू मतलब कि करंट के इक्वल होती है। तो वोल्टेज अब देखो, यहाँ पे पावर तो कांस्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कम वोल्टेज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे अगर वोल्टेज को कम कर दिया गया, तो ये लाइट ज़्यादा खींचेगा। अब अगर वोल्टेज कम कर दिया तो यानी कि जो है करंट जो है ज़्यादा खींचेगा। इस चक्कर में क्या होगा, उसका पावर ओवरऑल कम हो जाएगा और इस तरह से ये यहाँ पे जो है जल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है? ओके। अब इसको आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि मोटर कार बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सामान्यतः 12 वोल्ट तो ठीक बात है। इसमें जो है प्रयुक्त जो है विद्युत अपघट्ट हाइड्रो जो है क्लोरिक एसिड होता है, ठीक है? इसको देखते हैं और इलेक्ट्रोड जो है तांबे और शीशे के होते हैं, ठीक है? इसकी धारिता को एम्पीयर जो है प्रति घंटे में नापा जाता है। अब इसको यहाँ पे जो है देख लेते हैं। पहला तो होगा ही होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों की बात आते हैं। तो सामान्यतः ये होता है, यहाँ भी बोला है कि यहाँ पे हाइड्रो जो है क्लोरिक ये नहीं होता, ये तो आपके पेट में होता है। यहाँ पे होता है H2SO4, को होता है तेजाब बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर ये और ये, तो यस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? ओके, आइए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो दोस्तों ये आपके पास जो है टंगस्टन का यानी कि बना होता है, एटॉमिक नंबर 74, इस तरह से ये मतलब कि टंगस्टन का बना होता है, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब की अपेक्षा अल्प जीवन काल होता है, क्योंकि फिलामेंट का तार समान नहीं होता है। बल्ब पूर्ण रूप से जो है मतलब कि निर्वादित अ, नहीं किया जा सकता है। फिलामेंट की सहायता उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, बिल्कुल। तो इसका आंसर होने वाला हमारे पास कौन-सा जो है कथन सही है? तो यस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे सारे आंसर सही है, ठीक है? ओके, आइए अगला चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ए और आर दोनों मतलब कि कथन और कारण हैं, उनको नीचे दिए हुए कुछ ऑप्शन उनके माध्यम से आपको बताना है, ठीक है? ओके, यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि त्वरित जो है चालक इमारतों को मतलब कि नष्ट होने से बचा लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मैंने बताया था आपको लगाना है यहाँ पे, क्योंकि ये आवेश को पृथ्वी पर भेज देते हैं। बिल्कुल, दोनों ही सही हैं और स्पष्टीकरण भी अब देखो, मान लो ये किसी का प्यारा घर है, ओके? ये मान लीजिए आपको किसी का घर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से जो है त्वरित जो है चालक लगाया। अब मान लीजिए हमारे पास बादल है, बादल भाई साहब ने इस तरह से जो है बिजली को यहाँ पे गिराया, इस तरह से उन्होंने बिजली गिराया, तो क्या होता है इसका जो है कनेक्शन अर्थ से होता है और आपको आपको ये मालूम होना चाहिए जो अर्थ का जो पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है। अर्थ का जो विभव होता है, विभव किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी का जो विभव वो
अनंत होता है, तो अनंत में कोई चीज़ अगर डाल रहे हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, समझ में आ गया? चलो, अब बात करते हैं यहाँ पे विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। तो यस, खर्च को कम करने में नहीं, ये जो है सुरक्षा को प्रदान करने के लिए, ठीक है? ओके, अब देखो, ये आपने यहाँ पे जो देखा होगा, आपने जो है घर में जो 3 पिन आपने जो देखी होगी, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं अर्थ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे? अर्थ, जो कि हरे कलर का होता है। जो ये लाल होता है, ये कौन-सा होता है? ये लाल, ये होता है फेस। क्या होता है? फेस, या फिर इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव तार। और ये क्या होता है? काले कलर का, इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल या उदासीन। क्या बोलते हैं इसको? उदासीन। ठीक है? ये इसी के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है? इस तरह से, ओके? तो यस, आपकी जो है सुरक्षा के लिए ऐसा होता है। अब पूछ रहे हैं कि आपस में जो है जुड़ी 2 आवेशित जो है वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं जो है प्रवाहित होती, क्यों? क्योंकि वो समान विभव पर रहते हैं, तो इसलिए नहीं होता है, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। मीन्स विद्युत जो है यानी कि प्रदाय में फ्यूज़ का उपयोग एक जो है सुरक्षित जो है युक्ति के रूप में किया जाता है। फ्यूज़ के विषय में निम्नलिखित जो कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो प्रतिरोध, मतलब क्या-क्या इसमें जो कंडीशन होनी चाहिए? तो पहली बात तो इसका जो है गलनांक निम्न होना चाहिए, क्योंकि अगर गलनांक ज़्यादा रहेगा तो वो फूट ही नहीं पाएगा, वो जो पिघल नहीं पाएगा, तो आपके घर का पूरा सामान टूट-फूट जाएगा, जल जाएगा। लेकिन अगर उसका गलनांक उच्च हुआ, तो ऐसा होगा, अगर उसका गलनांक निम्न हुआ, तो वो जो है जल्दी से टूट जाएगा और आपके जो है घर में जो भी क्षति होने वाली है, वो आपके यहाँ पे जो है बच जाएगी, ठीक है? तो आगे चलते हैं यहाँ पे। ये सीजीपीएससी 2000 जो है 14 में पूछा है कि जो है घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काला रंग का क्या होता है? तो यस, अभी हमने यहाँ पे जो है देखा कि उदासीन वाला, ठीक है? ठीक है? ये हमने यहाँ पे जो है अभी 2 मिनट पहले समझा था। ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है कथन और जो है कारण का सवाल आ गया। यहाँ पे पूछ लेते हैं कि एक जो है विद्युत तार का ताप क्रम यानी बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत जो है धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है? पारंपरिक उसमें तो ठीक बात है, ये दोनों इसके सही है, ठीक है? तो ये शेष हो जाएगा, ओके? आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड का सिद्धांत क्या है? तो ठीक है, तो यहाँ बोला है प्रकाश ये आपके एलईडी की बात कर रहे हैं, है ना? लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जो है प्रकाश विद्युत कोड बोलते हैं इसे, ठीक है? ओके। अब सीएफएल और एलईडी, देखो सीएफएल क्या होता है, पुराने ज़माने में कुछ इस तरह से जो बल्ब होते थे, इस तरह से होते थे बल्ब, है ना? इस तरह से होते थे बल्ब, सीएफएल बोलते हैं। तो आज भी जो है कई सारे जो है मतलब कि घरों में सीएफएल, आजकल के एलईडी आ गई है इस तरह से, है ना? ये एलईडी आ गई है, ठीक है? तो इसमें अंतर क्या होता था? तो अंतर ये होता था कि प्रकाश सीएफएल अधिक होता था, जबकि एलईडी अर्धचालकों में, जबकि एलईडी बिल्कुल, ये ठीक बात है। और सीएफएल की औसत जीवन का एलईडी से बहुत अधिक होती थी। नहीं, ऐसा तो नहीं, ये तो उल्टा कहानी है, ये हो ही नहीं सकता, तो नंबर यहाँ 2-2 हटा दीजिए। एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा खाते थे, एलईडी की नहीं, तो ये भी नहीं, एलईडी तो और कम खाते हैं, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ओनली बट, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। यह बोल रहा है कि जो है सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम जो बत्तियाँ एलईडी बत्तियों से भिन्न है। किस तरह से भिन्न है ये हमें बताना है। पहले सोडियम लाइट यूज़ होते थे पीले कलर वाले, और आजकल यहाँ पे एलईडी लाइट यूज़ होते हैं स्ट्रीट लाइट में। तो इसको समझते हैं क्या होता है। सोडियम जो बत्तियाँ प्रकाश को 360 डिग्री उत्पन्न करते हैं, किंतु एलईडी लाइट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल जो गलत है। तो एक तो हो नहीं सकता, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि सड़क की जो है बत्तियों के रूप में एलईडी जो है बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियाँ उपयोगिता की जो है ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला कि एलईडी की लाइफ कम है, ऐसा तो नहीं, एलईडी की लाइफ उनसे भी ज़्यादा है, इसीलिए तो आजकल हमने एलईडी को वहाँ पे जो लगाया हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो अब कौन होगा? यही होगा। यहाँ पे सोडियम बत्ती की जो स्पेक्ट्रम एक वर्णी होती थी, यानी कि ये भी ठीक बात है। ओके, तो जो पीला, वो जो सोडियम था वो पीला होता था, लेकिन अभी जो व्हाइट लाइट है एलईडी की व्हाइट, जिसके अंदर काफ़ी सारे जो कलर होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3, ठीक है? तो ये हो जाएगा ओनली 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको मतलब कि ध्यान रखना चाहिए। अगले जो क्वेश्चन को जो है चलते हैं 118, यहाँ बोला है कि एक तार में बहती हुई जो है विद्युत धारा एवं जो है विभवांतर प्रत्येक को जो है 2 गुना कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा? तो ध्यान से समझते हैं। देखो अ, इसको समझ लेते हैं एक बार। यहाँ बोल रहा है कि तार में बहती हुई धारा I और विभवांतर यानी कि इसके विभवांतर यानी कि V को 2 गुना जो कर दिया जाए, तो शक्ति में क्या फ़र्क पड़ेगा? इधर देखो, यहाँ से क्या हमसे पूछा उन्होंने? शक्ति पूछ लिया। तो दो दो दोस्तों, V इक्वल्स टू होता है VI,
हुँ, पावर इक्वल्स टू क्या होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ पे हमसे उन्होंने पूछा है कि बहती हुई धारा इनको 2 गुना यानी कि कर दिया। तो वी अप जो कितना हो गया 2V हो गया इनटू आई कितना हो गया 2I हो गया। तो पावर यहाँ पे जो कितना आ गया 4VI आ गया। तो जो पहले पावर था इसको P2 मान लेते हैं, इसको P1 मान लेते हैं। जो P2 है वो कितना आ जाएगा 4 इंटू P1 मतलब पहले की अपेक्षा 4 गुना हो गया कि नहीं हुआ? तो कितना आ गया यहाँ पे 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है? ओके, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे जो ट्रांसफ़ार्मर होता है, ट्रांसफ़ार्मर का क्या यूज़ होता है? तो एसी को डीसी में बदलना बिल्कुल ये तो गलत है। ये काम जो है एसी को डीसी में चेंज करने का काम करता है डायोड या इसको बोलते हैं रेक्टिफ़ायर, रेक्टिफ़ायर इसको क्या बोलते हैं रेक्टिफ़ायर, ठीक है? या फिर इसको बोलते हैं दिष्टकारी, दिष्टकारी, ठीक है? और डीसी को एसी में कौन चेंज करते हैं यहाँ पे इन्वर्टर, इन्वर्टर यूज़ करते हैं, ठीक है? डीसी वोल्टेज का ये तो है नहीं एसी बिल्कुल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो ये होता है हमारे पास जो ट्रांसफ़ार्मर, ओके, ये होता है ट्रांसफ़ार्मर। अब देखो ये ट्रांसफ़ार्मर होता है, इसमें ये प्राइमरी कॉइल होती है, ये सेकेंडरी कॉइल होती है, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये प्लेट होते हैं, ये जो नरम लोहे की प्लेट होती हैं, ये तांबा होता है, ये तांबे का तार होता है ना? तो इस तरह से पूरा कोर होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, है ना? ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ जो है युक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे ऊर्जा से रूपांतरण दिया गया। इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करती है? यांत्रिक से विद्युत बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रिक मोटर तो विद्युत से नहीं, ये तो बिल्कुल जो है गलत बात है। यहाँ बोला है कि जो डीज़ल इंजन होता है, प्रकाश से विद्युत, बिल्कुल जो है गलत बात है। यहाँ पे सोलर सेल रासायनिक से ही मतलब कि यांत्रिक, है ना? तो जो सोलर सेल होता है वो जो है रासायनिक से यांत्रिक, ये तो ठीक बात है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक ओके, ओके, 1 सेकंड यहाँ पे जो है मतलब रुकेंगे, 1 सेकंड रुको यहाँ पे। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, तो यांत्रिक से विद्युत और जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, वो विद्युत से यांत्रिक है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये 1 और 2 है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे क्या हैं? गलत हैं। तो 1 और 2 ए हो जाएगा आंसर, ठीक है? ओके, चलें। अब देखिए यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है, वो है यहाँ पे कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जो है जनित्र में एक मूलभूत अंतर होता है। अब देखो, ये जो है 2008 18 में पूछा आपसे, तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी। इसमें जो है सर्पी वाले होते हैं और इसमें जो है इस तरह से नहीं होते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर, यहाँ पे बोला है कि प्रत्यावर्ती धारा को जो अदृष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए क्या यूज़ होता है? देखो, क्या बोला है एसी से हमको डीसी चेंज करना, अभी बताया था, यहाँ पे जो है रेक्टिफायर यूज़ होता है, अभी बताया है ना? ये जो है ऐसा दिखता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग डायोड बोलते हैं, ठीक है? ये आप इस तरह से दिया हुआ, ठीक है? अब देखो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? जो क्यों यानी पृथ्वी है इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्या कारण है? उसको एक बार यानी समझ लेते हैं। इसका जो मेन जो है मतलब की कारण है वो इसका है ये वाला कि क्रोड के अंदर जो काफ़ी सारा जो मैग्मा है वो मूवमेंट यानी कि कर रहा है। इस चक्कर में उसका यानी कि मैग्नेटिज़्म पैदा हो रहा है। ठीक है? ओके, चलो। यहाँ पे बोला है कि सोलर सेल के लिए क्या उपयोग होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे सिलिकॉन यूज़ होता है। ठीक है? एसआई ये यूज़ होता है यहाँ पे 14 एसआई, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे हमसे उन्होंने पूछा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है? तो आप लोगों ने आजकल सोलर पैनल का नाम सुना होगा, सोलर पैनल। इसमें गवर्नमेंट तो काफ़ी सारा सब्सिडी दे रहे हैं, तो एक इस तरह से पैनल होता है ना? इसमें बहुत सारे इस तरह से जो है मतलब कि सिलिकॉन की पट्टियाँ होती हैं इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पे हमारे कौन है? सन है, तो सन से लाइट आ रही है जैसे इस तरह से। जैसे इसमें लाइट आती है तो यहाँ से विद्युत बनना स्टार्ट हो जाती है, विद्युत को हम लोग यहाँ पे बैटरी में प्लस माइनस में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? तो ये एक पूरा कहानी इसके अंदर होता है, ठीक है? ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ बोला है कि किसी पदार्थ में बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध होता है, तो वो कौन होता है? वो आपके चालक होते हैं। क्योंकि जो जो चालक होते हैं दोस्तों, जो आप जो मतलब ये चालक होते हैं, चालक के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? ओके, आइए आगे चलते हैं। यहाँ बोला है अब देखो ये 2011 में पूछा है आपका सीजीपीएससी कि मतलब कि यहाँ पे देखो जो सर्वाधिक जो है चालकता कौन है? तो ये ज़्यादा चांदी, सबसे ज़्यादा चांदी होता है, एजी बोलते हैं इसको। एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी वो वाला नहीं, एजी, एजी मतलब क्या होता है? चांदी। हुँ? ओके, चलिए। अब बात करते हैं 108 में, यहाँ पे बोला है कि जो है तलिक जो है चालकों को बनाने में लोहे की जो है छड़ों की अपेक्षा
तांबे की जो है छड़ों को जो वरीयता ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने बताया था आपको जो ऐसे यहाँ लगाना क्या क्योंकि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक और वायुमंडलीय परिस्थिति में बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये दोनों ही सही है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे एक जो है संवाहक के जो है तापक्रम जो है परिवर्तन के कारण यहाँ पे जो है विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? इस जो है घटना को यहाँ पे थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। क्या बोला जाता है? थॉमसन प्रभाव, इसको याद रखेंगे, ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया है ना? इसमें जो व्याख्या दी हुई है दोस्तों, इसको आप एक बार पॉज़ करके यानी वीडियोज़ को पॉज़ करके पढ़ लेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। अति चालकता का जो लक्षण क्या है? तो ये हो जाएगा शून्य यानी कि पारगम्यता, ओके? ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं, ये इसकी व्याख्या दी हुई है ना? ये आपके पास क्या दे रखा है? ये आपके पास जो व्याख्या दी है, इसको आपको देख लेना चाहिए आगे, ओके? अब अर्धचालक क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो 3 टाइप के यहाँ पे मटेरियल होते हैं, जो यानी कि मटेरियल होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं चालक, एक होते हैं अर्धचालक, एक होते हैं कुचालक और एक होते हैं अतिचालक, अतिचालक, ठीक है? जो चालक होते हैं, चालक के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है? जो अर्धचालक होते हैं, इनके अंदर होते हैं मुक्त होल और इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर कुछ नहीं होता, इनके अंदर फ्री इसलिए ये विद्युत का नहीं करते। और ये क्या होता है? ये स्पेशल क्या बोलते हैं कैटेगरी, इनका जो रेजिस्टेंस उल्टा होता है, इनका रेजिस्टेंस उल्टा होता है, इसलिए ये सारा काम होता है। हम अभी इसको जो है समझेंगे, हालाँकि यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे क्या होता है, इसको एक बार आपको रीड करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन से, केवल होल से इलेक्ट्रॉन होल दोनों से, जो समझाया मैंने अभी आपको, ये इलेक्ट्रॉन होल, ठीक है? ओके। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत जो है प्रतिरोध हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है, अगर आप यानी कि परम ताप की बात करें तो यहाँ पे वो शून्य के इक्वल हो जाता है, ठीक है? इसको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं, अब देखो ये अति चालकता के बारे में है, ये व्याख्या है, ये थ्योरी है, इसको एक बार आप रीड करना, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर दिए हुए हैं, तो ओके? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सितारे स्टार होते हैं, स्टार स्टार के अंदर जो ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स होता है वो क्या होता है ना? हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन का हीलियम में जो है वो है यानी कि परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाइड्रोजन का हीलियम, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि हाइड्रोजन 1 तो ऐसा लिखेंगे 1 प्लस 1, ये बच जा रहा है 2He, मतलब ये 2 हाइड्रोजन मिलके हीलियम में जो है कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है? ओके, अब देखो ये इसका जो है इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन, क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन, ठीक है? तो ये इसका व्याख्या दिया हुआ है, तो इसको आपको एक बार देखना चाहिए, ठीक है? ओके। अब चलो बात करते हैं यहाँ पे जो नाभिकीय जो रिएक्टर के बारे में और जो परमाणु बम में क्या अंतर है? तो देखो सिंपल बात है, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, जो नाभिकीय जो मतलब कि रिएक्टर होता है दोस्तों, जो नाभिकीय जो रिएक्टर होता है, तो वो एक तरह से कंट्रोल्ड एटॉम बम है, कि जो एटॉम बम होता है उसके अंदर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो अनकंट्रोल हो गया। लेकिन जो नाभिकीय रिएक्टर होता है सब कुछ सेम ही है, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इसके अंदर बेसिक सा जो डिफरेंस होता है, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा मतलब कि कौन-सा? नाभिकीय रिएक्टर में कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल जो गलत बात है, ये भी नहीं है। ओके, यहाँ पे बोला है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। उम, यहाँ पे बोला है कि परमाणु बम में कोई भी श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है? चलिए, यहाँ बोला है कि इनमें से कौन-सी जो है मतलब कि तत्व उसके देखो पहले तो इसमें बोला है कि कौन-सा जो है मतलब कि तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता, मतलब कौन-सा हम यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो कौन-कौन सा इसके अंदर जो है ईंधन के रूप में नहीं आता, वो पूछा है। तो यहाँ पे जो प्लूटोनियम भी तो होता है, थोरियम भी होता है, मतलब यूरेनियम भी होता है, यहाँ पे जो है बेरिलियम भी होता है। तो जो कैडमियम है, ये जो कैडमियम है ना सीडी, तो ये जो है सीडी जो कैडमियम, ये मंदक का काम करता है, इसको स्लो करने का काम करता है। इस तरह से जो ग्रेफ़ाइट है, जो भारी जल है,
ये सब कौन है उसको कम करने का, उसकी स्पीड को कम करने का काम करते हैं, ठीक है? इस तरह से। देखो ये सीजीपीएससी 2000 जो है 14 में पूछा आपसे कि यूरेनियम के रेडियो जो है मतलब कि धर्मी के बाद अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो दोस्तों ये अंतिम उत्पाद हमेशा जो है यहाँ पे सीसा या इसको बोलते हैं लेड, पीबी क्या बोलते हैं उसको लेड, लेड बोलते हैं इसको ना, लेड लेड बनता है। ओके, आई बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोलता है कि पुराने और जो है प्रयुक्त जो है कंप्यूटरों और उनके जो है पुर्जों को जो निपटाने के लिए ई-वेस्ट में क्या-क्या इसमें से मुक्त होता है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए यहाँ से जो बेरिलियम में निकलता है, कैडमियम निकलता है, सब कुछ इसमें लगभग सब कुछ निकलता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 मतलब जो ओल्ड मोबाइल हो गए जो क्या बोलते हैं पुराने सीपीयू हो गए, तो जब वो तोड़ के भंगार में बेच देते हैं, यानी कि कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, तो वो पूछा है कि उसे तोड़ने के बाद क्या-क्या निकलता है? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास निकलती है, ओके? अच्छा, आगे चलते हैं। एक सामान्य जो है नेटवर्क जो टोपोलॉजी नहीं है, तो इसका आ जाएगा क्या बोलते ग्रिड। अब देखो क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, इसके बाद रीड करना लेकिन थोड़ा-सा समझा देता हूँ। क्या होता है जैसे मान लीजिए एक जो कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है। अगर इन सबको आपस में कनेक्ट करना है, इन सबको आपस में कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे यानी कि कई सारे प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। और जब यहाँ पे जो है कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं, इसको बोलते हैं टोपोलॉजी, क्या होते हैं? टोपोलॉजी। और इसमें कई सारी जो टोपोलॉजी यूज़ होती है, बस होती है, स्टार होती है, रिंग होती है, लेकिन ये जो ग्रिड है, ये टोपोलॉजी नहीं है। ओके? समझ में आ गया आपको? ओके। हालाँकि इसकी व्याख्या दी हुई है, इसको एक बार आप जो यहाँ से रीड जो है कर सकते हैं। इंटरनेट पर एक जो है मतलब कि डेटाबेस में जहाँ विभिन्न मेज़बानों का नाम उसको क्या बोलते हैं? तो यस उसको हम यहाँ पे डोमेन नेम प्रणाली बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल www डॉट दक्षिण कौशल आईएएस डॉट कॉम। ये है ना डॉट कॉम जो लिखा ना इसको क्या बोलते हैं? डोमेन नेम बोलते हैं। ये जो पूरा हमने लिखा इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे डोमेन नेम बोलते हैं। बहुत समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? तो इसका इस तरह से होगा। ओके? आइए, हम बोल रहे हैं यहाँ पे देखो आईवी आईवीवी6 यहाँ पे आ जाओ। यहाँ बोला जो आईवीवी6 ये क्या है? एक आईपी प्रोटोकॉल है, ठीक है? तो ये जो है 128 क्या यानी कि बिट का होता है। इससे पहले था आईवी, है ना? आईपी आईपीवी4 आईपीवी4 था, है ना? तो ये तब ये 32 क्या यानी बिट्स का था और आजकल जो है ये यूज़ हो रहा है 128 बिट्स का, ठीक है? आई बात समझ में? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बोला यहाँ पे ओएसआई, ओएसआई क्या यहाँ पे अलग-अलग मतलब के नेटवर्क होते हैं उसको एक जो टेक्नोलॉजी से हम यहाँ पे जो मतलब कि दिखाते हैं उसको बोलते हैं ओएसआई लेयर, ठीक है? तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस को दिखाने के लिए कौन सा यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं नेटवर्क लेयर यूज़ होता है, ठीक है? अब बात यहाँ पे बोल रहा है देखो 2005 में यहाँ पे आया स्पैम शब्द का उपयोग किया। तो यस, स्पैम का यहाँ पे है आपका स्पैम का मतलब यहाँ पे होता है कुछ यानी मैलिशियस या फिर आपको परेशान करने के लिए कुछ ऊटपटांग सा कोड भेजना, है ना? या फिर इस तरह से आपको परेशान करने के लिए कुछ कोड भेजना। तो ये कहाँ सब कहाँ होता है? ईमेल में आता है, आपको कॉलिंग में आता है। तो ये सब क्या होता है? यानी कि कंप्यूटर्स में इस तरह से संबंधित है। ओके? चलिए, आगे यहाँ पे जो है मतलब कि जो को क्वेश्चन इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जो है 143 यहाँ बोला है कि डक डक गो क्या है? तो देखो ये दोस्तों एक जो है सर्च इंजन है, ठीक है? जो मतलब कि डक डक गो है, ये आपका जो है मतलब कि सर्च इंजन है और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गूगल की बात करें, गूगल, तो गूगल भी क्या आपका यानी कि सर्च इंजन है। याहू, याहू भी आपका क्या है यहाँ पे जो है यानी कि सर्च इंजन है। एमएसएन, ये भी आपका क्या है यहाँ पे जो है सर्च इंजन। तो ये सारे क्या आपके यहाँ पे जो है सर्च इंजन है, ओके? तो इसका आंसर आ जाएगा ये, ओके? समझ में आ गया? ठीक है। अब ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर के भी काफ़ी सारे जो है यानी कि क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं वो, है ना? इसको हम यहाँ पे जो है देखते हैं। अब वो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें, तो ये पूछ रहा है मतलब कि वायरस, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका ये आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है? अब ये जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है 2021 के अंदर, इसको हम एक बार जो है देख लेते हैं। बोले जीएनयू क्या होता है? तो ये एक संबंध किससे नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम अगर बात यहाँ पे जो है करें, तो ये हो जाएगा, ये जो है यूनिक्स के साथ जो है कंपैटिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है, ये एक क्लोज़ सिस्टम है। ये क्या होता है एक क्लोज़ सिस्टम है, बाकी ये सारे क्या हैं ये ओपन सिस्टम है, इसलिए इसका यहाँ पे लिंक नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने यहीं तक किया हुआ है, ठीक है? अब अगर आपको ये वीडियोज़ हमारी यानी कि पसंद आती है, ठीक है? तो आपको इस वाले जो है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करना है। इसी के साथ-साथ आपको ये भी हमको मतलब कि बताना है कमेंट में कि आपको और किस
टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए। इसी के साथ-साथ इसका बहुत ही मतलब कि जल्द इसका यानी कि सेकंड पार्ट भी आएगा, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो कंप्यूटर और फिज़िक्स को देखा है, अब हमारा यहाँ पे जो केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी का पोर्शन रह गया है, उसको हम अगले वाले वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? तो आप हमारे को जो है कमेंट में जो है बताइए कि ये जो है हमारा प्रयास आपको जो है कैसा लग रहा है? तब तक के लिए धन्यवाद।